रक्त का थक्का जमाने वाले पाउडर की उपस्थिति वज्रपात की तरह जल्दी ही उपचार दवा के बाजार हिस्से के आधे से अधिक हिस्से को खा गई और जियाओ कबीले के बाजारों को न केवल अपनी लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली, बल्कि 2 दिनों के भीतर ही इसे पार कर लिया। रक्त का थक्का जमाने वाले पाउडर की शुरुआत के 2 दिन बाद जियाली कबीले ने धीरे धीरे स्प्रिंग पाउडर लौटाओं की कीमत को वापस उसी स्तर पर ला दिया जो पहले थी। हालांकि कुछ ही दिनों पहले जियाली कबीले की मुनाफाखोरी की प्रथा ने कई भाड़े के सैनिकों को पीछे धकेल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बाजार पहले जैसी चहल पहल वाली जगहों पर वापस नहीं आ पाए। चूंकि वो तांग शहर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे के करीब था, इसलिए शहर को भाड़े के सैनिकों की बहुत बड़ी जरूरत थी। इसके अलावा जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला खतरों से भरी हुई थी, जिससे उपचार दवा की बहुत ज्यादा मांग थी। इसलिए जियाओ कबीले द्वारा उपचार दवा के बाजार हिस्से के आधे से अधिक हिस्से को छीन लेने के बावजूद जियाली कबीला लगातार मुनाफे में बना रहा। फिर भी जब अतीत की तुलना की जाती है तो लाभ घटकर आधा रह गया है। हीलिंग मेडिसिन की उग्र बिक्री ने जियाओ कबीले की अपेक्षाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जो पहली बार इस पेशे में कदम रख रहा था। हर दिन बाजार का ब्लड क्लॉटिंग पाउडर सुबह जल्दी ही उन भाड़े के सैनिकों द्वारा खरीद लिया जाता था जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। दोपहर तक सारी हीलिंग मेडिसिन बिक चुकी होती थी। इस समय जो भाड़े के सैनिक ब्लड क्लॉटिंग पाउडर खरीदने में विफल रहे थे, उनके पास जीली कबीले के बाजार में जाकर थोड़ा घटिया रेटन ऑफ स्प्रिंग पाउडर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाड़े के सैनिकों की ओर से हीलिंग मेडिसिन की भारी मांग से अप्रत्यक्ष मदद के साथ जियाली कबीले ने जियाओ कबीले के भयंकर प्रतिशोध से बमुश्किल बच पाया। हालांकि उनका भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करता था कि किसके पास दवा का अधिक स्टॉक है। मीटिंग रूम में बैठे जियाओ यान अजहाय होकर जियाओ झान को देख रहा था, जो मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। अपनी नजर को थोड़ा सा घुमाते हुए उसने पाया कि तीनों बुजुर्ग भी मुस्कुराहट से भरे हुए थे। मूर्खतापूर्ण हंसी भी लगातार हॉल में घुस रही थी। इस सब का कारण ब्लड क्लॉटिंग पाउडर का स्टॉक था, जिसे जियाओ यान ने उस सुबह काले लबादे वाले आदमी के भेष में पहुंचाया था। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग पाउडर की बिक्री बहुत ज्यादा थी। अगर सम्मानित बुजुर्ग ने एक और बैच नहीं पहुंचाया होता तो मुझे डर है कि अब तक हमारा गोदाम खाली हो गया होता। जियाओ झान ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से एक हरे रंग की बोतल को इस तरह से पकड़ा जैसे कि वह किसी खजाने को पकड़े हुए हो। सच, कुछ ही दिनों में हमारे बाजार की लोकप्रियता हमारे चरम पर होने वाली लोकप्रियता से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। पहले जो नुकसान हमें हुआ था उसकी भरपाई धीरे धीरे हो गई है। हीलिंग मेडिसिन की बिक्री को जोड़ते हुए पिछले कुछ दिनों का मुनाफा पहले से ही हमारी पिछली आय के लगभग 2 महीने के बराबर है। आमतौर पर शांत रहने वाला पहला बुजुर्ग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और इतनी बड़ी जीत के सामने बातूनी हो गया। उसके बूढ़े चेहरे पर झुर्रियां खिलते हुए गुलदाउदी की तरह थी। जियाओ झान मुस्कुराया और सिर हिलाया। बैठे और थोड़े उबे हुए जियाओ यान की ओर अपना सिर घुमाते हुए वो डांटने से खुद को नहीं रोक सका। तुम छोटे बदमाश, जब भी आदरणीय बुजुर्ग यहां होते हो तुम हमेशा गायब हो जाते हो। तुम कम सक्रिय क्यों नहीं हो सकते और घर पर क्यों नहीं रह सकते? गलत तरीके से डांटे जाने पर जियाओ यान ने असहाय होकर सोचते हुए अपनी आंखें घुमाई। अगर मैं इधर उधर नहीं घूमता तो तुम उपचार की दवा कहां से लाते? आदरणीय बुजुर्ग बहुत उदार है। सौभाग्य से मैं आवश्यक सामग्री के बारे में पूछताछ करने में कामयाब रहा। आगे बढ़ते हुए हम सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे। जियाओ कबीले ने पहले ही उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अगर हम बहुत लालची हैं तो मुझे डर है कि ये हमें अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जियाओ झान ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा। हाँ, तीनों बुजुर्गों ने जियाओ झान की बातों पर तुरंत सिर हिलाया। अगर जियाओ झान सावधान न होता तो वे इस मामले को भूल जाते।
इतने बड़े मुनाफे के सामने सीमा रेखा खींचना जानना बुरा नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके पिता एक कबीले के मुखिया कैसे बन सकते हैं। याओ लाओ की प्रशंसा जियाओ यान के दिल में सुनाई दी। अपना सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जियाओ यान को कुछ मानसिक शांति मिली। हालांकि वो अस्थायी रूप से जियाओ कबीले की भौतिक रूप से मदद कर सकता था, लेकिन कबीले की अंतिम सफलता नेता की क्षमता पर निर्भर करती थी। अगर नेता भयानक चरित्र वाला कोई व्यक्ति था, तो जियाओ यान की क्षमता कितनी भी महान क्यों न हो, वो बेकार लोगों को सफल होने में मदद नहीं कर सकता था। फिर भी चीजों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जियाओ झान एक महान नेता बनने में सक्षम था। कबीले के नेता, बुजुर्गों, प्राइमर नीलामी घर से मिस या फिर बाहर इंतजार कर रही है। एक कबीले का सदस्य हॉल में जल्दी से आया और ठीक उसी समय बोला जब जियाओ यान अपने पिता की प्रशंसा कर रहा था। याफी, कबीले के सदस्य की बातें सुनकर जियो झान एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जल्दी से बोला, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। कबीले के सदस्य द्वारा आदेश देने के कुछ समय बाद ही एक सुंदर और प्यारी महिला धीरे धीरे उनके सामने आई। उसकी बुदबुदाती हुई हंसी भी हॉल में फैलने लगी और देर तक बनी रही। हा, कबीले के नेता जियाओ को अपने कबीले की हाल की सफलता पर गर्व है। ठंडी कुर्सी पर अपना सिर पीछे झुकाते हुए जियाओ यान ने अपनी नजर मुख्य प्रवेश द्वार की ओर घुमाई और थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी आंखें एक लुभावने दृश्य से भर गई थी। मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में एक मुस्कुराती हुई परिपक्व महिला लाल लबादे में लिपटी हुई खड़ी थी। तंग लाल पोशाक उसके सुंदर शरीर को पूरी तरह से जकड़े हुए थी। उसकी सुडौल कमर इतनी चमक और शालीनता से एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रही थी कि दूसरों को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। पोशाक के नीचे से एक सीधा कट आया जो उसकी जांघ तक ऊपर की ओर आया, जिससे उसके नीचे की चमकदार टांगे दिखाई दे रही थी और छिप भी रही थी। लोमड़ी उस महिला द्वारा तुरंत उत्सर्जित परिपक्वता की आभा को देखते हुए हॉल में मौजूद युवा, मध्यम आयु वर्ग के और 3 बुजुर्ग पुरुषों ने अनजाने में अपनी शंकाएं व्यक्त की। सूखी खांसी के साथ जियाओ झान मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और उसने विनम्रता पूर्वक बातचीत शुरू की। या फी जियाओ जी, जियाओ कबीले का वार्षिक लाभ आपके प्राइमर नीलामी घर की एक शाखा से भी तुलना नहीं कर सकता। हमें खुश होने का क्या अधिकार है? के कबीले के नेता जियाओ वास्तव में वाकपटू है। हाल ही में जियाओ बाजार की लोकप्रियता हमारे नीलामी घर से कहीं ज्यादा हो गई है। ये सच्चाई हम सभी ने अपनी आंखों से देखी है। याफी ने हॉल में तीनों बुजुर्गों का सामना किया और उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अपनी चमकीली आंखों को झपकाते हुए उसकी नजर धीरे धीरे जियाओ यान पर गई, लेकिन वो चौंक गई। थोड़ी स्तब्ध आवाज में उसने कहा, युवा मास्टर जियाओ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो उस समय से ज्यादा मजबूत है जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। याफी जियाओ जी, कृपया सम्मानसूचक शब्द छोड़ दें और मुझे सिर्फ मेरे नाम से संबोधित करें। ये युवा मास्टर उन्हें सुनने से डरता है। जियाओ यान ने बोलते हुए एक शुद्ध मुस्कान दी। संबोधन के इस तरीके ने उसे बहुत बेचैन कर दिया है। ये सुनकर याफी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या कोई ऐसा मामला है जो तुम्हें जियाओ कबीले में ले आया है? जियाओ झान ने मुस्कुराते हुए पूछा। याफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो जियाओ यान के बगल में खाली कुर्सी पर बैठ गई, अपने लाल होठों को चाटा और सीधे मुद्दे पर आ गई। कबीले के नेता जियाओ, प्राइमर ऑक्शन हाउस ने जिया लाई कबीले को उनके औषधीय तत्वों की आपूर्ति बंद कर दी है। ये शब्द निकलते ही जियाओ झान के कप से काफी मात्रा में चाय मेज पर गिर गई। जब उसने चाय पहुंची तो उसके शिष्य चुपके से उसकी अत्यधिक खुशी को अनदेखा कर गए। कोई निशान नहीं छोड़ा। उसने अपनी नजर तीनों बुजुर्गों पर घुमाई। उनकी आंखों में चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। बड़ा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। जियाओ झान ने अपने चाय के कप में चाय को एक घूंट में खाली कर दिया और फिर
झिझकते हुए पूछा, किस कारण से? क्या प्रीमियर ऑक्शन हाउस ने हमेशा तटस्थ रुख नहीं अपनाया है? या फी ने बिना जवाब दिए मुस्कुरा दिया। अपने दांतों को भींचते हुए जियो झान ने धीरे से पूछा, आप हमसे इसके लिए क्या कीमत चुकाने की उम्मीद करते हैं? कुछ नहीं। या फी ने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा। एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर जियो झान ने मुस्कुराते हुए याफी को संदेह से देखा। उसे विश्वास नहीं था कि प्राइमर ऑक्शन हाउस बिना कीमत के जीली कबीले को नुकसान पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। अपनी ठोड़ी को छूते हुए जियो झान अचानक हिल गया। फुसफुसाते हुए उसने उसे आवाज दी, क्या ये उस सम्मानित बुजुर्ग का काम है? अपने लाल होठों को चाटते हुए यानफी ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सम्मानित बुजुर्ग ने पहले ही हमारा इनाम चुका दिया है, इसलिए कबीले के नेता जियो को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जियो कबीले से कुछ मांगेंगे। अब से हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर आखिरकार अत्यधिक खुशी दिखाई दी और वो ऊपर की ओर मुंह करके हंसा। उसकी हंसी से पूरे कबीले में हल्की कंपन पैदा हो गई। धीरे धीरे अपनी हंसी रोकते हुए जियाओ झान को अचानक एहसास हुआ कि उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसका सिर सफलता से अभिभूत है। उसने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि 3 बुजुर्ग असहायता में अपने मुंह सिकोड़ रहे थे। शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए जियाओ झान ने जियाओ यान को देखा, जो अपना मुंह ढक रहा था और चुपके से हंस रहा था। वो गुस्से से भड़कने और डांटने से खुद को रोक नहीं सका। छोटे बदमाश, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? जाओ और याफी जियाओ को चाय पिलाओ। बेबसी से अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओ यान अपने बगल की मेज पर पहुंचा और एक गर्म चाय का कप उठाया और दोनों हाथों से याफी को चाय परोसने के लिए दौड़ा। जियाओ यान को एक सौम्य मुस्कान देते हुए या फेई ने जियाओ यान से चाय का प्याला लिया। अचानक उसका सुंदर चेहरा बदल गया। सुंदर आंखों की जोड़ी जियाओ यान के गोरे हाथों पर केंद्रित थी, या यूं कहें कि उसके दाहिने हाथ की काली अंगूठी या फेई की दृष्टि की रेखा का अनुसरण करते हुए जियाओ यान की निगाहें थोड़ी जम गई। बचने का कोई निशान छोड़े बिना उसने अपने हाथ वापस ले लिए। अपने पिता और दूसरों की ओर पीठ करके उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने सामने खड़ी सुंदर महिला को घूरने लगा। खुलेआम घूरे जाने पर या फेई का दिल थोड़ा कठोर हो गया, जिसके बाद उसने समझदारी से अपना सिर नीचे किया और अपनी चाय पी। उसके चेहरे पर भाव भी अच्छी तरह से छिपे हुए थे। सुंदरी के आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर जियाओ यान शांत हो गया और अपनी नाक रगड़ने लगा। वो आलस से अपनी सीट पर वापस चला गया और भौहें सिकोड़ते हुए मानो वो गहरे विचारों में डूबा हुआ था। जियो झान और अन्य लोगों के साथ बेकार की बातें करने के बाद याफी ने विदा लेने का फैसला किया। उसके बगल में जियो यान, जो चुप रहा था, ने एक मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और जियो झान की स्वीकृति भरी निगाहों के नीचे याफी को बाहर ले गया। मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद जियो यान ने घर लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अपने हाथों को अपने सिर के पीछे और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए वो याफी का करीब से पीछा करता रहा। कोई नहीं बता सकता था कि वो क्या सोच रहा था। जियो यान के बगल में चलते हुए याफी थोड़ी चिंतित हो गई। उसकी मुट्ठियां पहले से ही पसीने से लथपथ थी। चूंकि वो छोटी थी, इसलिए उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और संयोग से उसने रहस्यमय काले लबादे वाले कीमियागर के हाथ देखे थे जब वे पिछली बार नीलामी घर में मिले थे। गोरा रंग और जीवंतता एक युवा व्यक्ति की तरह लग रही थी और इसके अलावा गोरे हाथ में एक काली अंगूठी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जियो यान ने पहनी थी। इस संयोग को शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हुए और ये सोचते हुए कि जियाओ कबीला कीमियागर की कृपा में क्यों था, पहली की कुंजी फूटने वाली थी। अपने लाल होठों को काटते हुए याफी ने अपनी आंखों के कोने से
चुपके से अपने बगल में बैठे युवक को नापा। सस्ते काले कपड़े पहने हुए युवक का शरीर लंबा और जोरदार था। उसके हाथ उसके सिर को थामे हुए थे, जिससे एक आलसी भावना निकल रही थी, जबकि उसके समर्पित चेहरे पर एक युवा व्यक्ति की कोमलता थी। उसके मुंह के कोने से जो कोन दिखाई देता था और गायब हो जाता था, वो एक अनुभवहीन और भोले युवक का नहीं लग रहा था। जियाओ यान का सावधानी पूर्वक आकलन करने के बावजूद याफी को अभी भी ये विश्वास करने में परेशानी हो रही थी कि नीलामी घर में जिस व्यक्ति ने उसे और गुनी दोनों को आज्ञाकारिता में मजबूर किया, वो वास्तव में लगभग 17 वर्ष का एक युवक था। काफी देखा। जैसे ही याफी कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी, उसके बगल में बैठा युवक आखिरकार उदासीन स्वर में बोला। अपने कदमों को धीमा करते हुए याफी ने आह भरी, क्या मुझे तुम्हें आदरणीय बुजुर्ग या जियाओ यान डैडी के रूप में संबोधित करना चाहिए? टीएल, डैडी छोटा भाई। जियाओ यान ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक अपनी ठुड्डी को एक कोने की ओर उठाया। अंदर जाओ। याफी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उसके पास चली गई। उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। जियाओ यान ने जिस जगह का संकेत दिया था, वो तांग शहर का प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध मिलन स्थल था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद याफी ने शुरू में कमजोरी से जगह बदलने का सुझाव देना चाहा था। हालांकि जियाओ यान पहले ही वहां पहुंच चुका था और एक गहरे हरे रंग के विलो पेड़ के नीचे एक पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया था। जियाओ यान के दबंग तरीके का सामना करते हुए, जो जियाओ कबीले में उसके सम्मानजनक तरीके के बिल्कुल विपरीत था, याफी केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकती थी। क्या व्यक्तित्व में ये बदलाव थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए याफी जियाओ यान के आमने सामने बैठ गई। लंबी संकरी खूबसूरत आंखों की जोड़ी चमक उठी, जो उसके सामने खड़े युवक को देख रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? जियाओ यान ने अस्पष्ट रूप से पूछा, जब वो चबाने के लिए विलो का पत्ता तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। याफी ने अपने गिरे हुए बालों को पीछे धकेला और उसके हाव भाव ने थोड़ी ही दूरी पर खड़े एक आदमी की आंखें चौड़ी कर दी। अपने होठों को चाटते हुए वो फूट फूट कर हंसी। मैं वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि मेरा अनुमान गलत हो। उन शब्दों को सुनकर जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई और उसके दांत बेरमी से कड़वे पत्ते को काटने लगे। तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं कर रहे हो, है ना? जियाओ यान के रवैये को देखकर याफी ने क्षण भर के लिए डरपोक आवाज में पूछा। फिर भी उसकी आंखों में एक छोटी सी मुस्कान चमक उठी। मैं और भी बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूं और फिर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा दूंगा, जियाओ यान ने दुष्टता से कहा। ऐसे असभ्य और अनुचित शब्दों को सुनकर याफी का चेहरा लाल हो गया। उसकी चुलबुली आंखें उसे घूरने लगी और डांटने लगी। इस बच्चे ने ऐसी बुरी चीजें कहां से सीखी हैं? जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और आलस से खिंच गया। चूंकि उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए अब झाड़ जंखाड़ में उलझने की जरूरत नहीं थी। काले लबादे वाला आदमी जिसने तुम्हारे साथ व्यापार किया था, वो वास्तव में मैं ही था। लेकिन जो दवा बनाता है वो कोई और व्यक्ति है ना? याफी हंसी और उसकी नजर इधर उधर घूम गई। वो मूर्ख नहीं थी। जियाओ यान की क्षमता की सीमा कुछ ऐसी थी जिसके बारे में वो बहुत निश्चित थी। भले ही वो एक कीमियागर था, अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए क्यूई गैदरिंग पिल जैसी उच्च गुणवत्ता वाली दवा को परिष्कृत करना असंभव था। अगर कोई महिला बहुत चालाक है तो कोई भी पुरुष उसे पसंद नहीं करेगा। जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और याफी की ओर देखते हुए कहा, जिसने पहले ही सच्चाई का अधिकांश हिस्सा सही अनुमान लगा लिया था। ये सिर्फ कुछ घटिया लोगों की सोच है। याफी ने अपनी भौहें उठाई और तिरस्कार पूर्वक कहा। जियाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई। उसके पास ऐसे महत्वहीन मामलों पर चर्चा करने का समय नहीं था। अपने मुंह में फैले कड़वे पत्ते को चबाते हुए जियाओ यान ने उदासीनता से कहा,
आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको खोजने क्यों आया हूं। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखने की पूरी कोशिश करें। ये सभी के हित में होगा। अपने होठों को चाटते हुए जियाओ यान ने अपने सामने खड़ी प्यारी सुंदरता पर एक नजर डाली। स्वाभाविक रूप से इसे ऐसा कुछ मत समझो जिससे तुम मुझे धमका सको, अन्यथा तुम जितना पाओगे उससे ज्यादा खो दोगे। क्या मैं एक दिमागहीन बड़ी औरत की तरह दिखती हूं? या फेई ने मासूमियत से अपने हाथ खोले। जियाओ यान ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक उसकी छाती पर उभरी लहरों को गंभीरता से देखा। वे वाकई बहुत बड़ी हैं। जहां तक तुम्हारे दिमाग होने का सवाल है, ये अब से तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। अपने से कुछ साल छोटे एक युवक द्वारा फायदा उठाए जाने पर या फेई ने अपना सिर हिलाया, ये नहीं समझ पा रही थी कि हंसे या रोए। भले ही उसकी दोहरी पहचान को एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन सिर्फ उसके सुंदर दिखने से किसी की भी दुर्भावना को जगाना मुश्किल था। हमारे सहयोग के बारे में क्या? या फेई ने उत्सुकता से जियाओ यान को देखा। ये वो सवाल था जो वो वास्तव में पूछना चाहती थी। कोई बदलाव नहीं होगा। तुम जियाली कबीले को कोई भी औषधीय सामग्री देने से मना करते रहोगे और मैं तुम्हें 5 क्यूई गैदरिंग पिल्स दूंगा। जियाओ यान ने अपने कंधे उचका दिए। उसकी उदासीन आवाज ने या फेई को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। हां, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, या फेई ने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा और उसने स्वाभाविक और उदार तरीके से अपना हाथ बढ़ाया। आलसी ढंग से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने समर्पित हाथ मिलाया। या फेई की उम्मीदों के विपरीत केवल एक संक्षिप्त संपर्क हुआ। उस युवक को देखते हुए जिसकी हरकतें अप्रत्याशित थी, या फेई ने बेकाबू होकर आह भरी। यह वास्तव में किसी को संदेहास्पद बनाता है कि क्या तुम वास्तव में केवल 17 वर्ष के हो। मुझे अभी एहसास हुआ है कि तुम मुझे नाक से पकड़कर ले जा रहे हो। इस तरह के विषय को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया। वो खड़ा हुआ और जाने लगा। चलते चलते उसने कहा, जब हम फिर से मिलेंगे तो तुम्हें पहले जैसा ही रवैया अपनाना चाहिए, कहीं किसी को कुछ गलत न लगे। मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हुए या फी ने धीरे से कहा, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप अपने पीछे कीमियागर को प्राइमर नीलामी घर में आमंत्रित कर सकते हैं? उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। अपने कदमों को धीमा करते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जब हमारे पास समय होगा तो हम इस पर विचार करेंगे। एक बार फिर मुड़कर हाथ हिलाने के बाद जियाओ यान निर्णायक रूप से चला गया। उसी स्थान पर खड़े होकर युवक की आकृति को दूर गायब होते हुए देखकर या फी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। धीमी आवाज में उसने कहा, क्या शैतान है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ना लैंड कबीले की लड़की उसके साथ अपनी सगाई क्यों रद्द करेगी। भविष्य में मुझे डर है कि ना लैंसू पछतावे में खून की उल्टी करेगी। ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के रिलीज होने के 1 महीने से भी कम समय में जियाओ कबीले ने वो तांग शहर के हीलिंग मेडिसिन मार्केट का 70% हिस्सा जीत लिया। भारी मुनाफे ने जियाओ कबीले को खुशी से भर दिया। आंगन और द्वार, जो हाल ही में शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाते थे, अब लगातार इस्तेमाल किए जाने लगे और अब वे एक बाजार की तरह जीवंत हो गए। जियाओ कबीले की तुलना में जिया लाई कबीला उदासी से भरा हुआ था। अपने हाल के मुनाफाखोरी के तरीकों के कारण उन्होंने अधिकांश भाड़े के सैनिकों की नापसंदगी जगा दी थी। इसके अलावा जियाओ कबीले का ब्लड क्लॉटिंग पाउडर रिटर्न द स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए जिया लाई कबीले का हीलिंग मेडिसिन व्यवसाय जियाओ कबीले के व्यवसाय द्वारा दबा हुआ था। अगर जियाओ कबीले की अपनी हीलिंग मेडिसिन की बिक्री पर दैनिक सीमा नहीं होती तो जिया लाई कबीले का कोई व्यवसाय नहीं होता। हालांकि हीलिंग मेडिसिन उद्योग में उनका बाजार हिस्सा सिकुड़ गया था, फिर भी उन्हें अच्छा खासा मुनाफा कमाना था। जियाली कबीले के लिए मुख्य सिरदर्द उनकी दवाइयों को बनाने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में चिकित्सा सामग्री थी।
शहर के सबसे बड़े संसाधन गोदाम प्राइमर नीलामी घर ने पहले ही उनके साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया था। चिकित्सा सामग्री पर इस प्रतिबंध का सामना करते हुए जियाली कबीले में रोष भर गया। हालांकि उनके गुस्से के बावजूद उन्होंने प्राइमर नीलामी घर के खिलाफ किसी भी बल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। प्राइमर नीलामी घर का समर्थन करना एक ऐसी ताकत थी जो पूरे जिया मा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकती थी। वुतांग शहर में उनके जैसे छोटे परिवार के कबीले में उन्हें भड़काने की क्षमता नहीं थी। नीलामी घर से सामान खरीदने में असमर्थ हताश जियाली कबीले वुतांग शहर में चिकित्सा सामग्री की दुकानों के सभी स्टॉक को उनके बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीद सकते थे। फिर भी ये केवल एक अस्थायी उपाय था। चिकित्सा सामग्री की दुकानों में लंबे समय तक इतनी बड़ी मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वुतांग शहर में हर कोई जियाओ कबीले और जियाली कबीले के बीच गुस्से और हत्या के इरादे को पहचान चुका था। अब जियाली कबीले की मदद करना निस्संदेह जियाओ कबीले को नाराज कर देगा, जो हर दिन मजबूत होता जा रहा था। इसलिए जियाली कबीले को औषधीय सामग्री की पहली बिक्री के बाद कई दवा की दुकानों ने उन्हें फिर से थोक में बेचने की हिम्मत नहीं की। इस प्रतिबंध ने जियाली कबीले की दुर्दशा को और भी बदतर बना दिया था। इसके साथ ही वुतांग शहर से जियाली कबीले के औषधीय सामग्री के स्रोत में लगभग 80% की कटौती हुई। शेष स्रोत उनकी उपचार दवा के निर्माण की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम थे। इसके कारण पूरी तरह से असहाय जियाली कबीला केवल अन्य शहरों से औषधीय सामग्री खरीदने के लिए उच्च कीमतों का उपयोग कर सकता था। औषधीय सामग्री की कमी के कारण उत्पन्न संकट को मुश्किल से दूर कर सकता था। हालांकि ऐसा करने से जियाली कबीले का लाभ एक बार फिर कम हो गया। यदि उपचारात्मक औषधि से लाभ न होता तो जियाली कबीले को पहले ही दिवालियापन का सामना करना पड़ता। वर्तमान में वुतांग शहर में जियाओ कबीले की स्थिति उनकी उपचारात्मक औषधि की मदद से बढ़ रही थी और अन्य दो बड़े कबीलों को पीछे छोड़ने की गति को भी थोड़ा बहुत दिखा रही थी। जियाओ यान सुस्ती से बाजार के भीतर एक सड़क पर चल रहा था। उसके पीछे 7 से 8 लंबे और मजबूत बड़े आदमी जियाओ कबीले की गार्ड वर्दी से सजे हुए थे। इन बड़े आदमियों की छाती पर 4 या उससे अधिक सुनहरे सितारे होंगे। स्पष्ट रूप से इन सभी बड़े आदमियों में कम से कम 4 सितारा डूझे की ताकत थी। सड़क पर जहां लोगों की आवाजाही काफी अधिक थी, खून की गंध छोड़ने वाले कई भयंकर और सख्त भाड़े के सैनिक एक युवा व्यक्ति को अपने सिर के पीछे हाथ रखकर आलसी ढंग से चलते हुए देखकर दोस्ताना मुस्कान देते थे। कभी कभी जो लोग अधिक परिचित होते थे वे हंसते हुए पूछते थे, युवा मुखिया, क्या तुम फिर से बाजार में गश्त करने आए हो? हर बार जब उसे इस तरह के संबोधन का सामना करना पड़ता तो जियाओ यान असहाय होकर अपना मुंह खींच लेता और फिर एक हल्की आह भरता। आधे महीने पहले जियाओ झान ने उसे प्रशिक्षण देने के नाम पर अचानक इस बाजार का प्रभारी बना दिया था। जियाओ झान की हरकत को लेकर जियाओ कबीले में बहस हुई। किशोरावस्था में किसी को बाजार का प्रबंधन करते देखना जियाओ कबीले में अनसुना था। हालांकि कबीले में जियाओ यान के बहुत ऊंचे पद को देखते हुए कुछ लोग अंततः सहमत हो गए। इस प्रकार जियाओ यान, जो मूल रूप से घर पर आराम कर रहा था, को इस बाजार का प्रभारी बना दिया गया। हालांकि बाजार बहुत बड़ा था, लेकिन इसका प्रबंधन बहुत थका देने वाला नहीं था। यही वह चीज थी जिसने जियाओ यान को सुकून दिया। जियाओ यान ने सड़कों के विभाजन और प्रमुख स्थानों पर दुकानों के किराए की दरों के बारे में विविध मामलों को अपने पिता द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए पुराने गृहस्वामी को सौंप दिया। हर दिन वो कभी कभी सड़कों पर गश्त करने और बाजार के सुरक्षा मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए बड़े आदमियों के एक समूह को साथ लाता था। अपने दिन शांत फिर भी अनियंत्रित तरीके से बिताता था। ऊपरी तौर पर जियाओ यान सौम्य
और उदासीन दिखाई देता था। हालांकि उसे भाड़े के सैनिकों के साथ इकट्ठा होना और मिशनों के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्तेजक और खतरनाक अनुभवों, अजीब राक्षसों और गुफाओं में पीछे छूट गए क्यूई विधियों पर चर्चा करना पसंद था। इन चर्चाओं ने जियाओ यान की जोखिम लेने और रोमांच की प्यास को बढ़ा दिया। वो उन सुदूर पहाड़ों में प्रवेश करना चाहता था जहां लोगों का लगभग कोई निशान नहीं था, ताकि उन गुप्त फिर भी मजबूत दूत तकनीकों और क्यूई विधियों की खोज की जा सके। जियाओ यान की कम उम्र और उसके नाजुक चेहरे ने पहले से ही दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखना मुश्किल बना दिया था। इसके अलावा जब भी चर्चा रोमांचक होती, वो अपनी छाती की जेब से सीमित उपचार दवा निकालता और उन्हें मुफ्त में बांट देता। इससे उन सीधे सादे भाड़े के सैनिकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। समय के साथ जियाओ यान द्वारा प्रबंधित बाजार में जियाओ कबीले के बाजारों में से सबसे ज्यादा ग्राहक वापस आए। पिछले आधे महीने की घटनाओं को याद करते हुए जियाओ यान भावुक होकर मुस्कुराया। ऐसे दिन गिने चुने थे। ज्यादा से ज्यादा एक और आधे महीने के बाद उसे याओ लाओ के साथ प्रशिक्षण यात्रा पर जाना होगा और वापस लौटने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। अपनी उदासी को दूर करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। भीड़ में से एक दुखी और दुबलिपतली छवि अचानक उसके सामने आ गई। अपने कदम रोककर और साधारण कपड़े पहने छोटे आदमी को देखते हुए जियाओ यान की भौहें सिकुड़ गई और वो उदासीनता से बोला, केलू, तुम अपना भाग्य बनाने के बजाय यहां क्यों हो? उसके सामने खड़ा भयानक दिखने वाला छोटा आदमी केलू बाजार का जाना माना जेब कतरे, सोने की उंगली था। इस तरह के संदिग्ध व्यवसाय का सामना करने पर जियाओ यान ने उन्हें खत्म करने का अवास्तविक प्रयास नहीं किया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर कोई सामने वाला पक्ष है तो कोई पीछे वाला पक्ष भी होगा। हालांकि इस तरह के व्यवसाय को नीची नजर से देखा जाता है, लेकिन वे बहुत अच्छी तरह से सूचित है। वुटैन शहर में कहीं भी कुछ भी हो, उनके पास इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। है युवा मास्टर जियाओ यान का सामना एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ करते हुए कि लू नामक दुबले-पतले छोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नीच व्यक्ति आपको ये बताने के लिए यहां आया है कि मुझे अपने अधीनस्थ से जानकारी मिली है कि जुन एर जियाओजी को बाजार के ठीक बाहर एक अज्ञात मूल के व्यक्ति ने मौखिक रूप से अपमानित किया था। मैं इसके बारे में सुनकर यहां आया हूं। ओह ठीक है, जियाली कबीले के जियाली एओ भी वहां मौजूद थे। ऐसा लगता है कि वो अंतिम संस्कार के कपड़े पहने और जुन एर जियाओजी से बात करने वाले व्यक्ति से परिचित है। उनके साथ काफी लोग भी थे। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियाओ यान का उदासीन चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता गया। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसने धीरे से कहा, जियाओली, दूसरों को बुलाओ। जब तक वे जीवित हैं, उन्हें यहां रहना चाहिए। समझ गया, एक बड़े आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर जल्दी से मुड़कर बाजार के अंदर की ओर भाग गया। रास्ता दिखाओ, जियाओ यान ने उदासीनता से कहा और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। जियाओ यान के चेहरे पर अचानक आई ठंडक को देखते हुए कि लू ने जल्दी से सिर हिलाया। कोई भी अनावश्यक शब्द बोलने की हिम्मत न करते हुए वो तुरंत आगे बढ़ने लगा। ये कमीना जियाओ कबीले के एक सदस्य को परेशान करने के लिए जियाओ कबीले के इलाके में आने की हिम्मत करता है। अगर मैं जियाओ यान तुम्हें बाजार से बिना किसी नुकसान के जाने दूं, तो मैं बाजार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ दूंगा। अपने होठों को चाटते हुए जियो यान की भयावह आवाज ने के लू को, जो आगे चल रहा था, कांपने पर मजबूर कर दिया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। लियू शी इस समय बहुत उत्साहित था। उसकी उत्तेजना का स्रोत थोड़ी दूर पर खड़ी हरे रंग के कपड़े पहने सुंदर महिला थी। युवती के कपड़े सुरुचिपूर्ण थे और उसका सुंदर छोटा चेहरा किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से रहित था, जो प्राकृतिक सुंदरता और मासूमियत की छवि प्रदर्शित कर रहा था। उसके चिकने काले बाल, जो एक छोटे हरे कपड़े से बेतरतीब ढंग से बंधे थे, उसकी कमर पर इकट्ठे हुए थे।
जब हवा चलती थी तो उसके लहराते बाल किसी के भी दिल को झकझोर देते थे। युवती की असनीय रूप से छोटी कमर पर, जिसे गले लगाने के लिए कोई भी मजबूर हो जाता था। एक हल्के बैंगनी रंग की बेल्ट उसके सुंदर वक्रों को इस तरह से रेखांकित करती थी कि राहगीर की आंखें भी उसकी कमर को देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अपने दिल में लियू शी ने चुपके से सोचा, अगर मैं ऐसी छोटी कमर को गले लगा सकता तो कितना मजा आता। जब उसका लाल गर्म चेहरा युवती को देख रहा था तो लियू शी की हथेलियां उत्तेजना के कारण कांप रही थी। उसके सामने खड़ी सुंदर युवती उन सभी से बिल्कुल अलग थी जिनके साथ उसने मस्ती की थी। कमल के फूल की तरह अपने परिष्कृत स्वभाव को जोड़ते हुए चमकदार लियू शी उसे तुरंत पाने की इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जियो निंग की ओर देखते हुए, जिसे अभी अभी एक वार में जमीन पर गिरा दिया गया था, लियू शी ने हंसते हुए कहा, महिलाओं की रक्षा करने के लिए वास्तविक क्षमता की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। जियो निंग का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि लियू शी ने उसका मजाक उड़ाया था। जियो निंग, वापस आओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, जियो यू ने धीरे से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। जियो निंग ने अपने दांतों को भींच लिया। उसने अपने मन में दोनों पक्षों की ताकत को तौला और अनिच्छा से ही पीछे हट सकता था। जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसके सामने अपना चेहरा खोने के बाद जियो निंग पूरी तरह से शर्मिंदा था। अपनी आंखों से जियो यू के शरीर को स्कैन करने के बाद लियू शी की नजर आखिरकार उसकी सेक्सी और लंबी टांगों पर पड़ी और उसे उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उच्चतम श्रेणी की एक और महिला। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। हाँ, लियू शी दागे, वे जियाओ कबीले के सदस्य हैं। इस महिला का नाम जियाओ यू है। उसका गुस्सा जल्दी भड़क जाता है और बिना किसी योग्यता के पुरुष उसे जीत नहीं पाएंगे। जिया ली एओ, जो बड़े बड़े आदमियों के एक समूह के साथ था, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और भयानक रूप से हंसा। टीएल, दाजी बड़ा भाई। केके, जितना मसालेदार उतना ही स्वादिष्ट। लियू शी की नजर एक बार फिर हरे रंग के कपड़े पहने चुप युवती पर गई। उसकी आंखों से एक हरी रोशनी निकली। ये महिला कौन है? ये देखकर कि उसके प्रिय व्यक्ति ने लियू शी का ध्यान आकर्षित किया है, जिया ली एओ का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसने चुपचाप लेकिन भयंकर रूप से इस कमीने को कोसा जिसके सिर और दिल में कीड़े हैं, और फिर अजहाय होकर जवाब दिया, वो जियाओ जुन एर है। अच्छा नाम है। सिर हिलाते हुए हंसते हुए लियू शी ने जिया ली एओ पर अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर दिया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और एक सज्जन की तरफ बोलते हुए बोला, मेरा नाम लियू शी है। क्या मैं आप महिलाओं को बाजार में घूमने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? हाँ, अगर बाजार में ऐसी कोई चीज है जिसमें आप महिलाओं की रुचि है तो बेझिझक उसे मेरे बिल में डाल दे। बोलते हुए लियू शी की बाहें धीरे धीरे चौड़ी हो गई, जिससे उसकी छाती पर लगा बैज उजागर हो गया, जिससे उसका व्यवसाय पता चल रहा था। बैज पर एक साधारण औषधीय कड़ाही थी। औषधीय कड़ाही की सतह पर एक चांदी की लहर थी जो सूरज की किरणों को प्राप्त करने पर एक अजीब चमक को दर्शाती थी। एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर। लियू शी की छाती पर बैज देखकर आसपास के लोगों की भीड़ का गला तुरंत भर आया। इन दबी हुई आवाजों पर लियू शी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। प्रथम श्रेणी का कीमियागर शब्द सुनकर जियाओ यू का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि अपने व्यक्तित्व के कारण वो सिर्फ अपने व्यवसाय के कारण किसी धूर्त व्यक्ति के साथ खरीदारी करने नहीं जाती। बिना रुके उसने कहा, हम स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। बोलने के बाद उसने जुन एर के हाथ पकड़े और जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, लोगों की भीड़ से कुछ बड़े आदमी बाहर निकले। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता रोकते हुए बेशर्मी से मुस्कुराया। अपने रास्ते को रोकते हुए बड़े आदमियों को देखकर जियाओ यू का चेहरा उतर गया।
वो मुड़ी और जियाली एओ से ठंडे स्वर में बोली, ये जियाओ कबीले का क्षेत्र है, क्या तुम थोड़ी ज्यादा घमंडी नहीं हो रही हो? के जियाओ कबीला, क्या वे बहुत शक्तिशाली हैं? उन्होंने सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग पाउडर की मदद से थोड़ी लोकप्रियता हासिल की है। अगर मैं चाहता तो जियाओ कबीले को आसानी से नष्ट कर सकता था। स्प्रिंग रिवाइविंग पाउडर सिर्फ एक उपचारात्मक दवा है जिसे मैंने बेतरतीब ढंग से बनाया है। लियू शी ने गर्व से कहते हुए अपनी बर्फ जैसी सफेद आस्तीन को सहलाया। ये शब्द सुनकर जियाओ यू क्रोधित हो गई, लेकिन वो चुप रही। अपने दिल की गहराई में वो एक कीमियागर की क्षमता को जानती थी और जियाओ कबीले में कोई अनावश्यक परेशानी लाने से बचने के लिए बहुत कठोर बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। हालांकि जियाओ यू को इस तरह के विवरणों की परवाह हो सकती है, लेकिन जुन एर को ऐसी चिंताओं की परवाह नहीं थी। अब वो समझ गई थी कि ये मानव आकार का कचरा जियाओ यान के साथ उसकी मुलाकात में देरी कर रहा था। अपनी आंखें ऊपर उठाकर घमंडी लियू शी को देखते हुए जुन एर के छोटे होंठ थोड़े से खुले। हालांकि उसकी अलौकिक आवाज ने जो शब्द बोले उससे सभी लोग अचंभित हो गए। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। कीमियागर की खाल ओढ़ने के बाद भी वो कचरा ही रहेगा। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो अपनी थोड़ी बहुत योग्यता का दिखावा करता फिरता है, जियाओ यान गेगे के शब्दों का इस्तेमाल करता है। बेवकूफ। सड़क पर सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग दंग रह गए। इतनी खूबसूरत दिखने वाली युवती लोगों को डांटने में किसी और से कम नहीं थी। जियाओ यू भी अपने बगल में जुन एर को देखकर दंग रह गई। बहुत देर बाद उसने असहाय होकर अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मैंने कहा था कि तुम उस कमीने के कारण भ्रष्ट हो जाओगी। जुन एर द्वारा अनियंत्रित तरीके से सार्वजनिक रूप से उपहास किए जाने के बाद संकीर्ण सोच वाली लियू शी के चेहरे की मुस्कान कम हो गई। उसने उदास होकर कहा, इतने सालों में तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की। सच में क्या मूर्खतापूर्ण शब्द है। जैसे ही उसके छोटे हाथों ने उसके चमकदार और साफ माथे को रगड़ा, जुन एर को अब लगभग यकीन हो गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति या तो मूर्ख है या बहुत घमंडी है। जियाली एओ, करो। मूल रूप से मैं वैध साधनों का उपयोग करना चाहता था। यह बहुत बुरा है कि वो कृतघ्न है। उदास चेहरे वाले लियू शी ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में आदेश दिया। जियाली एओ चौंक गया। उसने सिरदर्द से पीड़ित होकर अपना सिर रगड़ा। एक सतर्क मुस्कान के साथ उसने सोचा, ये आदमी क्या सोच रहा है? पिता सही थे। कीमिया के अलावा वो कुछ नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति कीमियागर कैसे हो सकता है? आह भरते हुए जियाली एओ केवल मुस्कुराहट के साथ कह सका, लियू शी आगे, वर्तमान में हमारा जियाली कबीला जियाओ कबीले को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जियाओ कबीला? ठंडे स्वर में हंसते हुए लियू शी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर मैं उसे पा सकता हूं तो मैं जियाओ कबीले को बर्बाद करने में आपकी मदद करूंगा। रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर के अलावा मैं 2 से 3 अन्य प्रकार की दवाएं बनाने में सक्षम हूं। एक बार जब मैं उन्हें परिष्कृत कर लूंगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जियाओ कबीला पहले की दयनीय स्थिति में वापस आ जाएगा। आश्वासन सुनकर जियाली एओ एक बार फिर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये व्यक्ति अपने हाथों में सभी कार्ड इतनी आसानी से प्रकट कर देगा। मन ही मन प्रसन्न होने के अलावा उसने एक बार फिर आह भरी। क्या इसका मतलब यह है कि जितनी अधिक मूर्खता होगी, कीमियागर बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी? जियाली एओ ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, उन्हें पकड़ो। जियाली एओ के आदेश सुनकर उसके पीछे 10 से अधिक विशालकाय आदमी तुरंत भयंकर और सख्त चेहरे बनाकर जुनयान एर के समूह के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। दूसरी पार्टी के अहंकार को देखकर जियाओ यू बहुत क्रोधित हो गई। एक व्यंग्य के साथ जियाओ यू ने अपनी कमर से एक लंबा हरा चाबुक निकाला और उस भारी आदमी को बेरमी से पीटा जो उसकी ओर भाग रहा था। पलक झपकते ही उस आदमी के चेहरे पर खून का एक लंबा
धब्बा दिखाई दिया। हालांकि जियाओ यू एक 3 सितारा डूझे थी, लेकिन डूझे जैसी ताकत वाले 10 से अधिक लोगों के खिलाफ वो 2 से 3 बड़े आदमियों को हराने के बाद एक वंचित स्थिति में आ गई। उसे चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वो शर्मिंदा हो गई। एक और बड़े आदमी को खून की खांसी करने और पीछे हटने के बाद एक पीले चेहरे वाली जियाओ यू को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना सिर घुमाते हुए उसने जियाओ निंग को आदेश दिया, जुन एर को ले जाओ, जाओ और उस बदमाश को यहां बुलाओ। जियाओ निंग ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से चेतावनी दी, बहन सावधान रहो। जियाओ निंग की चेतावनी सुनकर जियाओ यू ने तेजी से मुड़कर देखा और पाया कि जिस आदमी को उसने पहले चाबुक मारा था, उसने अपनी लोहे की मुट्ठी को भयावह रूप से उठाया और फिर क्रूरता से उसकी छाती पर मुक्का मारा। एक महिला के शरीर पर इस तरह के अप्रत्याशित और गंदे हमले को देखकर जियाओ यू गुस्से से लाल हो गई। डू क्यू ने उसकी हथेली को पकड़ लिया। जैसे ही वो उग्र रूप से छोड़ा जाने वाला था, एक काली आकृति तेजी से उसके बगल में प्रकट हुई। एक भयंकर हवा ने उस विशालकाय आदमी को कुचल दिया। जबरदस्त ताकत ने सीधे उस आदमी को कुछ मीटर तक लुढ़का दिया और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया और फिर धीरे धीरे रुक गया। हमला करने वाले सभी को अपंग कर दो। एक स्टील की छड़ लिए एक युवक ने दूसरी तरफ खड़े लियूशी और जियाली एओ को ठंडी निगाह से देखा। उसके होठों से निकलने वाली नरम आवाज थोड़ी डरावनी थी। युवक का आदेश सुनकर एक ही स्टील की छड़ लिए और शैतानी मुस्कान लिए हुए दसियों विशालकाय आदमी एक साथ बाहर आ गए। स्टील की छड़े पकड़े हुए दर्जनों 4 सितारा डूझे स्तर के अभ्यासियों का सामना करते हुए 10 से अधिक लोगों का दल, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, अचानक स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वे बच पाते, उन काली धातु की छड़ों ने बेरमी से उनके शरीर के हर हिस्से पर वार किया। एक पल में पूरी गली में भयानक चीखें गूंज उठीं। राख से भरे चेहरे वाले जियाली एओ पर एक ठंडी नजर डालने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और गुस्से में लाल चेहरे वाले जियाओ यू का सामना किया और एक कोमल आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था कि तुम आ रहे हो। हाल ही में जियाली कबीले के ये कमीने कुछ गड़बड़ करने की फिराक में थे। पहली बार जियाओ यान द्वारा अचानक इतने सौम्य व्यवहार किए जाने पर जियाओ यू स्पष्ट रूप से चौंक गई। उसके चेहरे की लाली थोड़ी और गहरी हो गई। हैरान होकर उसने बेतरतीब ढंग से अपनी नजरें घुमाई और बोली, जब मैं घर से निकली तो मेरी मुलाकात जुन एर से हुई। उसने कहा कि वो आपसे मिलने आना चाहती है, इसलिए मैंने उसके साथ जाने का फैसला किया। मुझे कैसे पता था कि मेरा सामना इन कमीनों से होगा? जियाओ यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी नजर हरे कपड़े पहने युवती पर घुमाई, जिसका चेहरा उसके चेहरे पर खुशी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी कोमल हो गई। तुम्हें अभी गाली देने में मजा आ रहा था। जियाओ यान को उसका मजाक उड़ाते हुए सुनकर जुनेर ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया, अपने होठों को दबाया और एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे उसका रवैया पसंद नहीं आया। यहां तक कि उस समय जियाओ यान गेगे भी किसी को खुलेआम सड़क से छीनने की हिम्मत नहीं करता था। जुनेर के छिपे हुए खंडन का सामना करते हुए जियाओ यान ने अपनी नाक को छुआ और जोर से मुस्कुराया। हो सकता है कि उस समय वो थोड़ा घमंडी रहा हो, लेकिन वो अपने सामने वाले आदमी जितना बुरा नहीं हो सकता था। ओह, क्या ये जियाओ कबीले का युवा स्वामी नहीं है? 1 साल से ज्यादा समय से तुम्हें न देखने के बाद मैंने सुना है कि तुमने आखिरकार अपना नाम अपंग से छुटकारा पा लिया है। जियाली एओ जियाओ यान को जुन एर से बात करते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो कौन है? लियू शी की निगाहें भी उतनी ही ठंडी थी। जुनेर को किसी दूसरे आदमी से बात करते और हंसते हुए देखना अहंकारी लियू शी के अहंकार के लिए एक बड़ा झटका था। वो इसे स्वीकार नहीं कर सका।
हे लियू शीदागे, ये जियाओ कबीले का प्रसिद्ध जीनियस्ट है। उसका नाम जियाओ यान है। उस समय 10 साल से ज्यादा की ट्रेनिंग के बावजूद उसका डू क्यू केवल तीसरे या चौथे चरण में ही रहा। मुझे नहीं पता कि उसने हाल ही में क्या खाया, लेकिन उसका डू क्यू कुछ ही महीनों में 8वें चरण तक पहुंच गया। जियाली एओ लू शी के बगल में खड़ी थी और ठंडी मुस्कान के साथ परिचय कराया। कोई कितना भी महान क्यों न हो, अगर कोई डू जे भी नहीं है तो वो सिर्फ कचरा है, लियू शी ने ठंडे स्वर में कहा। यह शब्द सुनकर जुनेर का छोटा चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसकी साफ आंखों में एक सुनहरी लौ चमक उठी। अपना हाथ बढ़ाकर और जुन एर के तने हुए शरीर पर हल्के से थपथपाते हुए जियाओ यान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अपना सिर घुमाते हुए जियाओ यान ने लियू शी को देखा, जो पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी नजर बेतरतीब ढंग से उसकी छाती की ओर गई, जहां कीमियागर बैज था, और मुस्कुराया। तुम्हें कीमियागर होना चाहिए, जिसने रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर औषधि को परिष्कृत किया, है ना? लूशी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बैज को अपनी छाती से बाहर निकालते हुए गर्व से घोषणा की। ये सही है, मैं जियालाई कबीले द्वारा नियुक्त कीमियागर हूं। जियाओ यान, जिसे कुछ एहसास हुआ, उसने सिर हिलाया और हंसा। कोई आश्चर्य नहीं, केवल तुम्हारे जैसा कीमियागर ही ऐसी निम्न श्रेणी की उपचार औषधि को परिष्कृत कर सकता है। तुम वास्तव में अपने गुरु की शिक्षा के योग्य हो। जियो यान की बातें सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। जियाली कबीले के मुनाफाखोरी के तरीकों का अनुभव करने के बाद इन भाड़े के सैनिकों के मन में रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर के निर्माता के प्रति गहरी नाराजगी थी। ये देखकर कि जियो यान ने निर्माता का उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने की हिम्मत की, उन्हें थोड़ा संतोष हुआ। उसके आसपास के लोगों की हंसी के कारण लियू शी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसकी आंखें ठंडी निगाहों से जियो यान को घूर रही थी। तुम अपने जियो कबीले को किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने में मदद कर रहे हो, जिसे वे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर जियो यान थोड़ा स्तब्ध रह गया। वो फूट फूट कर हंसा और अपने सिर को सहलाया। वो इस बात पर पूरी तरह से अवाक था कि वो आदमी कितना घमंडी था। क्या वो वास्तव में सोचता था कि वह किसी डू डी का शिष्य है? एक सितारा कीमियागर को जियाओ कबीले द्वारा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन ये कहना कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसे कबीले अपमानित नहीं कर सकते, ये एक मजाक होगा। टीएल डू डी सबसे उच्च डू रैंक है। वो इतनी कम बुद्धि वाला कीमियागर कैसे बन गया? आ भरते हुए और अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान, जो थोड़ा उदास था, ने जुनेर के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। लियू शी के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करने के बाद वो आखिरकार समझ गया कि कोमल और नरम जुन एर इस आदमी को इतना नापसंद क्यों कर रहा था। अपने चेहरे पर धीरे से अपनी हथेली रगड़ते हुए जियाओ यान स्पष्ट रूप से बेवकूफ व्यक्ति के साथ बातचीत जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। अपने पीछे दर्जनों बड़े आदमियों की ओर हाथ हिलाते हुए वो मुस्कुराया। हमला करो, उनके मालिक के पीछे भी जाओ। चूंकि इन लोगों ने हमारे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है, इसलिए हमें उन्हें कोई मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा हम पर हंसी हो सकती है। जियाओ यान की हरकतों को देखकर जियाली एओ का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान वास्तव में हमला करेगा। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने अपमानजनक रूप से उकसाया, मुझे लगा कि तुम काफी बड़े हो गए हो। यह सोचना कि तुम अभी भी एक बेकार व्यक्ति हो, जो केवल अपने अधीनस्थों पर भरोसा करना जानता है। जियाओ यान ने अपने हाथ में धातु की छड़ को लहराते हुए धीरे से कहा, यदि आप इसे उकसावे के रूप में लेना चाहते हैं, तो इसे उकसावे के रूप में ही माने। आपके जैसे बेकार व्यक्ति में जुन एर जियाओजी के साथ चलने की योग्यता नहीं है। जियाली एओ ने अपमानजनक रूप से कहा। अपनी दुष्टतापूर्ण योजना को जारी रखते हुए उसकी आंखों में चुपके से एक ठंडी नजर चमक उठी। तुम्हें वयस्कता समारोह में भाग लेना चाहिए था, है ना?
हे, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें अभी चुनौती दूं, तो तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं होगा, है ना? तुम वाकई बेशर्म हो। जियाओ यान इस साल सिर्फ 17 साल की है, जबकि तुम 23 साल की हो। तुम वाकई ऐसी चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। अगर तुम खेलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूं। जियाओ यू ने जियाली एओ की चुनौती को फटकारा। उसकी भौहें सीधी हो गई और उसने अपने चाबुक से हमला किया, जिससे जमीन पर एक पतला सफेद निशान रह गया। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला जब जियाली एओ ने उकसाते हुए कहा, लगता है कि महिलाओं के साथ तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फिर भी एक और महिला तुम्हारे लिए खड़ी होने के लिए आगे आई है। तुम एक कायर हो जो सिर्फ महिलाओं के पीछे छिपना जानता है। अरे, ये सफेद चेहरा बहुत घमंडी है। युवा मास्टर, मैं आपकी जगह पर उसके साथ खेलूंगा। अतिरंजित जियाली एओ को देखकर आसपास के कुछ भाड़े के सैनिक, जिनका जियाओ यान के साथ बेहतर संबंध था, चिल्लाने लगे, ये देखकर कि उसके शब्दों ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था। जियाली एओ का चेहरा बदल गया। उसकी ताकत 3 सितारा डूझे की थी और इतनी बड़ी भीड़ को नाराज करने से वो थोड़ा अभिभूत था। भाविन जियाओ यान को देखते हुए जियाली एओ ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हारे पास चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, तो चलो इसे भूल जाते हैं। लियू शिन दागे, चलो। एक व्यक्ति जो ऐसी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, वो किसी भी सम्मान का हकदार नहीं है। लियू शी ने एक छायादार मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी नजर चुपके से जुन एयर पर एक पल के लिए रुकी और फिर गुस्से से जियाओ यान को घूरते हुए धमकी दी, बच्चा, बस तुम रुको। मैं जियो कबीले से उसे स्वेच्छा से मेरे पास भेजने को कहूंगा। मेरी नजर में जितनी भी महिलाएं आई थी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं अपने हाथों में न ले सकूं। जुनेर ने उदासीनता से लियू शी को देखा, जिसका चेहरा अश्लीलता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आखिरकार एक हत्या का इरादा उभर आया। जिया ली एओ और लू शी ने मुड़कर देखा, लेकिन जियो कबीले के 2 घमंडी बड़े आदमी बाजार के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और प्रवेश द्वार को रोक दिया। मुझे पता है कि तुम वास्तव में मुझे अपंग बनाना चाहते हो। ठीक है, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। जैसे ही जियाली एओ मदद के लिए संकेत भेजने वाला था, अचानक उसके पीछे से एक युवक की उदासीन आवाज गूंजी। ये सुनकर जियाली एओ पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसके मुंह का कोना धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये तुम ही हो जो मौत चाहते हो। अगर कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए जियाली एओ ने अपना सिर झुकाया। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थोड़ी भयावह थी। लियू शी दागे, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूं? लियू शी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई निशान छोड़े बिना उसने अपनी हथेली को अपने सामने सीधा किया और तिरछे ढंग से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो पीछे मत हटना। जियाली एओ मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। लियू शी के शब्दों ने उसे अचानक जिया ली बी के साथ हुई एक गुप्त निजी बातचीत को याद करने के लिए प्रेरित किया। उस समय जिया ली बी को अभी अभी जियाओ यान के अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त करने की खबर मिली थी। उदास चेहरे पर एक लंबी चुप्पी के बाद जिया ली बी ने आखिरकार जियाली एओ से बात करते समय एक बेहद गंभीर और ठंडी आवाज का इस्तेमाल किया। अगर वो लड़का कभी तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता है, तो तुम्हें कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि तुम उसे मौके पर ही मार दो। अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ भी हो, तो उसे अपंग बनाने से जिया लाई कबीले को संभावित रूप से भयानक दुश्मन को हटाने में भी मदद मिलेगी। धीरे धीरे अपने पिता द्वारा संदेश देने के लिए इस्तेमाल की गई गंभीर और डरावनी आवाज को याद करते हुए जियालाई एओ के चेहरे पर मुस्कान और भी भयावह होती गई। उसकी भयानक आंखें थोड़ी दूर पर शांत जियाओ यान को घूर रही थी।
उसे एक पूर्वाभास हुआ कि युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके ही हाथों मार दिया जाएगा। जियालाई एओ का आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत से उत्पन्न हुआ। 3 सितारा डूझे की स्थिति के अलावा जिस क्यूई विधि से उसने प्रशिक्षण लिया था, वो एक वायु तत्व हाइजुआन 1 हरिकेन चैंट थी। कुछ डू तकनीकें जो वो जानता था, उन्हें जोड़कर वो पहले से ही एक 5 सितारा डूझे के खिलाफ चुनौती में विजयी होने में सक्षम था। उसकी तुलना में भले ही जियाओ यान ने अपनी प्रतिभा को कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में केवल 8 डुआन क्यूई में वापस पाया था। भले ही इस अवधि के दौरान उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई हो, लेकिन जियाओ यान के लिए उससे आगे निकल पाना असंभव था। इस बारे में जियाली एओ को पूरा भरोसा था। पूरी गली में जियाली एओ अकेली नहीं थी जो सोचती थी कि जियाओ यान के जीतने का कोई मौका नहीं है। यहां तक कि भाड़े के सैनिकों और जियाओ यू ने भी यही सोचा कि जियाओ यान की प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, दोनों के बीच रैंक में अंतर कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई नजरअंदाज कर सके। क्या ये छोटा बदमाश आमतौर पर बहुत चतुर नहीं है? वो उस आदमी के नीच उकसावे में क्यों आ गया? जियाओ यान को देखकर, जिसके हाथ में एक धातु की छड़ थी, जियाओ यू का चेहरा उदास हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने जियाओ यान की रक्षा करने के लिए क्रूरता से डांटा। तुम कब से ऐसे व्यक्ति बन गए हो जिसे अपनी सीमाएं नहीं पता? ये जानते हुए कि तुम जीत नहीं सकते, तुमने चुनौती क्यों स्वीकार की? क्या तुम जीने से थक गए हो? जियाओ यू से फटकार सुनकर जियाओ यान ने केवल कंधे उचकाए और मुस्कुराया। हमने लड़ाई शुरू भी नहीं की है। ये कहना मुश्किल है कि जीने से कौन थक गया है। तुम जिद्दी जियाओ यान को देखकर जियाओ यू ने अपने पैरों को बेरमी से पटक दिया। उसकी सेक्सी लंबी टांगे उसके सामने कूद पड़ी, उसे रोक दिया। इसके बाद उसने हवा में अपना हरा चाबुक मारा और एक फटने वाली आवाज निकाली। मुझे तुम्हारी जगह लड़ने दो। मुझे पता है कि तुम्हारी क्षमता बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भविष्य के लिए कुछ है। जियाओ यू को देखकर, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, जियाओ यान दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो महिला हमेशा उससे लड़ती थी, वो दूसरों के सामने उसकी इतनी रक्षा करेगी। उसने अपना सिर रगड़ा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया, जिसके बाद उसने जियाओ यू की पीठ से उसकी पतली कमर, उसके खूबसूरत नितंबों और अंत में उसकी परफेक्ट और सेक्सी लंबी टांगों पर नजर डाली। इस जंगली महिला की परफेक्ट रूपरेखा पर कुछ हद तक आश्चर्यचकित जियाओ यान ने अपने होठों को चटकाया और जल्दी से अपनी नजर वापस ले ली, इससे पहले कि शव के मालिक ने उन्हें देखा। उसका सिर आगे की ओर झुक गया। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि वो अपनी ठुड्डी को शियाओ यू के कंधों पर रख रहा है। तब क्या तुम नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पीट पीट कर मार डाले? उसके कान के पास सांस लेने की आवाज सुनकर शियाओ यू का शरीर तुरंत तनाव में आ गया। उसके कान की नाजुक नोक पर गुलाबी लाली छा गई। एक पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और उदासीन आवाज में बोली, जिसमें एक मुश्किल से पहचानी जाने वाली सिहरन छिपी थी। तुम्हें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कबीले के लिए तुम्हारा क्या महत्व है, इसलिए तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हारी बियाओ जी, मुझे तुम्हें किसी खतरे से बचाने का अधिकार है। क्या अजीब तर्क है। शियाओ यान केवल असहाय होकर अपना सिर खुजला सकता था। इसे भूल जाओ, मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा। एक महिला होने के नाते तुम्हें एक तरफ खड़ा होना चाहिए। वाक्य को पूरा करते हुए उसने धातु की छड़ पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया, शियाओ यू को दरकिनार करते हुए, जो उसे रोक रही थी। जमीन से उतरकर वो अचानक अधीर जियाली एओ की ओर दौड़ा। जियाओ यान की हरकतों को देखकर जियाओ यू चिंतित हो गई। जैसे ही वो अपने लंबे चाबुक से जियाओ यान को पीछे धकेलने वाली थी, एक युवती की स्पष्ट आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जियाओ यू बियाओ जी, जियाओ यान गेगे पर भरोसा रखो। वो एक उतावला व्यक्ति नहीं है। अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं होता
तो वो किसी और को उकसाता नहीं। जुनेर। मुड़कर जियाओ यू ने मुस्कुराते हुए जुनेर को देखा। जियाओ यू दंग रह गई। वो सिर्फ सिर हिलाकर आ भर सकती थी। हालांकि उसके हाथ उसके लंबे चाबुक को कसकर पकड़े हुए थे। हे छोटे कमीने, मैं आज तुम्हें तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर पछतावा करवाऊंगी। जियाओ यान को घूरते हुए, जो एक धातु की छड़ से लैस होकर भाग रहा था। जियाली एओ ठंडी हंसी हंसा। हल्के हरे रंग की डू क्यूई जल्दी ही उसकी हथेली पर मूर्त रूप ले रही थी। जियाली एओ बिना हिले डुले वही खड़ा रहा। उसकी हथेलियां अचानक तीखे पंजों के आकार में बदल गई थी। उसकी उंगलियों की नोक पर हरे रंग की डू क्यूई ने 10 तीखे हवा के कीलों का निर्माण किया। एक भयावह हंसी के साथ उसने अपने हाथ हिलाए। हवा के टूटने की आवाज के साथ उसने बेरमी से जियाओ यान पर हमला किया। हवा के फटने की तीक्ष्ण आवाज को महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपने सामने जमीन पर भयंकर मुक्का मारा। हवा का एक आकारहीन तेज झोंका सतह से टकराया और उसकी परावर्तित शक्ति ने अचानक जियाओ यान की प्रगति को रोक दिया। यह देखकर कि जियाओ यान अपनी गति को नियंत्रित करने में कितना लचीला था, आसपास के अनुभवी भाड़े के सैनिकों ने तुरंत प्रशंसा में कहा। जिस क्षण उसका शरीर रुका, जियाओ यान के हाथ में धातु की छड़ छूट गई और आगे बढ़ती रही। छोड़े गए तीर की तरह ये जियाली एओ के सिर की ओर जा लगी। धातु की छड़ को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर जियाली एओ तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तैरते हुए हरे डू क्यू के साथ हाथ के फ्लिप के साथ उसके सामने की हवा अशांत हो गई और कुछ छोटे हरे तूफान दिखाई दिए। कुछ छोटे तूफानों को दरकिनार करने के बाद धातु की छड़ की ताकत आसानी से खत्म हो गई। अपनी ताकत खोते हुए धातु की छड़ जियाली एओ से आधा मीटर दूर एक स्पष्ट और तेज धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। जियाओ यान के आक्रमण को आसानी से पराजित होते देख आसपास के लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। जियाली एओ, जिनके पास उच्च स्तरीय कौशल था, अपराजेय लग रहे थे। जियाओ यान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हथियारहित जियाओ यान की ओर देखते हुए जियाओ निंग ने घबराते हुए कहा। जियाओ यू ने शांत और संयमित चेहरे के साथ फुसफुसाते हुए कहा, मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए कि वो मर जाता है। वो एक नायक बनना चाहता था। अब वो बेहतर है। वो नायक बनने में विफल रहा और दूसरों द्वारा उसका अपमान किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद जियाओ यू ने आह भरी, उसे बचाने के लिए तैयार हो जाओ। जियालाई एओ, वो बदमाश खून के लिए बाहर निकलता दिख रहा है। जियाओ निंग ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और उसके बुरे पक्ष में जाने की हिम्मत नहीं की। घबराई हुई जियाओ यू की तुलना में जुनेर बेहद शांत दिख रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां मैदान में घूम गई और वंचित जियाओ यान पर गिर गई, जबकि उसके रसीले होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। कुछ कठिनाई से जियाओ यान ने जियालाई एओ के हमले को चकमा दिया। जैसे ही जियाओ यान पीछे हटा, जियाली एओ ने उसे घेर लिया, क्योंकि हवा की विशेषता तकनीक ने उसकी गति को बढ़ा दिया था। अपनी मुट्ठियों को मजबूती से बंद करके एक भयंकर भाव के साथ जियाली एओ ने जियाओ यान के सिर पर जोरदार हमला किया। अपनी पीठ दीवार से सटाए, बचने में असमर्थ जियाओ यान का चेहरा अभी भी तालाब के पानी की तरह शांत था और उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। एक हल्का पीला डू क्यूई उसकी बंद मुट्ठियों पर तेजी से चढ़ा। एक अदम्य हिंसक तरीके से उसने आखिरकार जियाली एओ के साथ सीधा टकराव शुरू कर दिया। यह देखकर कि जियाओ यान ने जियाली एओ के खिलाफ बल का सामना करने का विकल्प चुना, आसपास की भीड़ कुछ हंगामा करने से खुद को रोक नहीं पाई। दोनों पक्षों के स्तरों के बीच बड़ी विसंगति स्पष्ट थी। अगर जियाओ यान ने बचने का विकल्प चुना होता तो वो अभी भी लड़ाई को रोक सकता था, लेकिन अगर उसने क्रूर बल चुना तो निस्संदेह वो हार जाएगा। जब सभी को जियाओ यान पर दया आने ही वाली थी,
तभी जियाओ यान की मजबूत मुट्ठियां अचानक फैल गई और एक भयंकर निराकार धक्का देने वाली शक्ति अचानक प्रकट हुई और बेरमी से जिया ली एओ के पेट में घुस गई। जिया ली एओ के पेट पर एक अवर्णनीय शक्तिशाली हमला हुआ, क्योंकि उसका तेज और हिंसक हमला तुरंत वापस परावर्तित हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें दुर्भावना से भरी हुई थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये कौन सी डू तकनीक है? ये इतना अजीब कैसे हो सकता है? जिया ली एओ को अप्रत्याशित रूप से पीछे की ओर उड़ता देखकर देखने वाले कई लोगों के चेहरे हैरान रह गए। वैक्यूम हैंड, अपनी हथेली को फैलाकर और पीछे की ओर उड़ रही जिया ली एओ को निशाना बनाते हुए जियाओ यान ने बेहद भयावह नजर से सबसे अच्छा मौका चुना। तुरंत एक जंगली चूषण बल के साथ उसने जिया ली एओ को बेरमी से खींच लिया। हवा में चमड़े की गेंद की तरह पीछे की ओर खींचे जाने पर जिया ली एओ बहुत क्रोधित हो गया और उसने जियाओ यान की ओर अपने दांत पीस लिए, जो उसके चेहरे पर क्रूरता के निशान को पकड़े हुए उसके करीब और करीब आ रहा था। सियान डू क्यूई जल्दी से उसकी मुट्ठी की सतह पर संघनित हो गया, अप्रत्याशित रूप से एक छोटे भंवर में बदल गया। लो जुआन डू तकनीक, ग्रीन विंड व्हर्लिंग फिस्ट। हवा में मुट्ठी के कारण चुभने वाली हवा की आवाज आई, जबकि तकनीक से उत्पन्न अत्यधिक हवा के दबाव ने जियाओ यान के बगल में जमीन पर पड़े कबार को पीछे की ओर उड़ा दिया। अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए, उस टकराने वाले हिंसक हवा के दबाव को महसूस करते हुए जियाओ यान का रंग धीरे धीरे गंभीर हो गया। एक पल की खामोशी के बाद उसका शरीर अचानक घूम गया। उसके दाहिने पैर ने दीवार पर बहुत जोर से जोर लगाया, जिससे आधा इंच गहरा निशान रह गया। दीवार के जवाबी बल का उपयोग करते हुए जियाओ यान का शरीर हवा में घूम गया और उसका दाहिना पैर एक अजीब चाप में मुड़ गया। इस क्षण में उसके लचीले पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे स्टील की तरह सख्त हों। ऑक्टेन ब्लास्ट। अपने होठों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान का चेहरा ठंडा था। हवा में उसके दाहिने पैर ने आखिरकार पर्याप्त बल जमा कर लिया था और भीड़ की निगाहों के नीचे ये जिया ली एओ की आने वाली मुट्ठी से टकराया और संपर्क में आने पर विस्फोट हो गया। सिर्फ इसलिए घमंडी मत बनो क्योंकि तुम 3 सितारा डूजे हो। जिस समय पैर और मुट्ठी टकराए, पीली डू क्यूई जियाओ यान के दाहिने पैर से हल्की आवाज के साथ निकली, जिससे जिया ली एओ का चेहरा अचानक बदल गया। धमाका, मुट्ठी और पैर टकराए और संपर्क बिंदु से एक दबी हुई गड़गड़ाहट उठी। काचा, संपर्क के ठीक क्षण में हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। शोर के बाद जियाओ यान और जिया ली एओ के शरीर लगभग एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। उसका शरीर उसके पीछे की दीवार से जोर से टकरा रहा था। जियाओ यान ने अपने गले में कुछ मीठा महसूस किया और फिर एक और खून थूका जो जमीन पर फैल गया। यह देखकर कि जियाओ यान ने खून की उल्टी की थी, आसपास के सभी भाड़े के सैनिकों ने अफसोस के साथ आह भरी। उन सभी ने सोचा कि जियाओ यान पहले ही हार चुका था, लेकिन अचानक जिया ली एओ, जो जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया था, ने अचानक उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। वो पीड़ा से चीखते हुए फर्श पर लौटने लगा। भीड़ में चतुर दर्शकों की कमी नहीं थी। जब उन्होंने जिया ली एओ के हाथ को मोड़कर बनाई गई विचित्र आकृति को देखा, तो वे खुद को रोक नहीं पाए और एक तेज सांस ली। उनके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। भीड़ के भीतर शोरगुल की आवाजें इस पल शांत हो गई। आश्चर्य से भरी निगाहें दीवार के पास भारी सांस ले रहे युवक पर टिकी थी। काफी देर बाद अचानक हवा में जयकारे गूंजने लगे। उसके लाल होंठ थोड़े खुले। जियाओ यू ने अविश्वास से जिया ली एओ को देखा, जो बुरी तरह से रो रहा था, और आश्चर्य से बोला, वो छोटा सा कमीना, वो वास्तव में जीत गया? ऐसा ही लगता है। उस आदमी का हाथ जियाओ यान ने तोड़ दिया था। जियाओ निंग ने मुंह में लार भर ली। जियाओ यान के भयंकर हमले ने उसे याद दिलाया कि वो पहले किस दयनीय स्थिति में था। हालांकि जिया ली एओ की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से बदतर थी, लगभग 10 गुना बदतर।
जिया ली एओ को घूरते हुए, जिसकी हड्डी लगभग उसके हाथ से बाहर निकल रही थी। जियाओ निंग बता सकता था कि इस आदमी का हाथ शायद हमेशा के लिए विकलांग हो गया था। जियाओ निंग की पुष्टि सुनकर जियाओ यू ने कुछ देर तक बात नहीं की। उसकी नजरें जियाओ यान पर जमी हुई थी, जो सांस के लिए हाँफ रहा था। तो ये पता चला कि ये छोटा सा कमीना पहले ही डूजे क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो जरा भी डरा हुआ नहीं था। पूरे 10 मिनट तक जमीन पर बैठने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पास में खड़े लियू शी पर एक ठंडी नजर डाली, जो बेवकूफी से घूर रहा था। अपने सुन्न दाहिने पैर को घसीटते हुए उसने अपनी बगल में एक लोहे की छड़ उठाई। उसने जमीन पर चीखते हुए जियाली एओ को अशुभ रूप से देखा और मुश्किल से पीछे हटा। जियाली एओ के कुछ ही पल पहले के हमले ने जियाओ यान के प्रति उसके जानलेवा इरादे को पहले ही उजागर कर दिया था। जो लोग उसकी जान चाहते थे, उनके लिए जियाओ यान बेवजह दयालु नहीं होगा। जमीन पर लेटे हुए और जियाओ यान को घूरते हुए जो लगातार पास आ रहा था, जियाली एओ के चेहरे पर अब कोई क्रूरता नहीं दिख रही थी, बल्कि वो घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने मुंह में लार निगल ली थी। वह जियाओ यान की आंखों में हत्या की उस झलक को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था और जल्दबाजी में ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, मैं हार मानता हूं। जियाओ यान का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक शब्द भी नहीं सुना। उसने अपने हाथ में लोहे की छड़ को और भी कसकर पकड़ लिया। उस युवक के दृढ़ चेहरे को देखकर भले ही वो खून के प्यासे भाड़े के सैनिक ही क्यों न हो, वे थोड़ा डरे हुए महसूस किए बिना नहीं रह सके। वर्तमान जियाओ यान ने लोगों के लिए ये विश्वास करना कठिन कर दिया कि वो और पहले हमेशा मुस्कुराने वाला युवक एक ही व्यक्ति थे। अपने कदमों को रोकते हुए जियाओ यान जियाली एओ से ऊपर उठ गया और उसे घूरने लगा। वो अचानक मुस्कुराया, लेकिन उस पूरी मुस्कान ने जो उसके मोती जैसे सफेद दांतों को दिखा रही थी, जियाली एओ के दिल को ठंडा कर दिया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि ये युवक, जो आमतौर पर भेड़ की तरह शांत रहता था, वास्तव में उससे भी ज्यादा क्रूर दिल रखता था। मर जा, कमीने। हल्के से हंसते हुए जियाओ यान की काली पुतलियां अचानक और भी तेज हत्या की मंशा से चमक उठीं और उसके हाथ में मौजूद लोहे की काली छड़ हवा में तेजी से सीटी बजाते हुए जियाली एओ के सिर पर जा गिरी। निर्दयी जियाओ यान को घूरते हुए जियाली एओ का चेहरा सफेद हो गया। उसके चेहरे पर एक भयभीत भाव छा गया। सड़क पर दर्शकों ने अनायास ही ठंडी हवा की सांस ली, क्योंकि वे जियाली एओ को मारे जाने वाले थे। जियाओ यान के निर्णायक कदम ने कई लोगों को उसके बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। जियाओ यू ने अपना लाल और नम मुंह खोला, क्योंकि उसका पूरा शरीर मौके पर ही पूरी तरह से जम गया था। जियाओ यान के निर्दयी और निर्णायक चरित्र ने उसके बारे में उसकी कोमल छवि को पूरी तरह से उलट दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो युवा लड़का, जिसके साथ वो अक्सर लड़ती और अपना आपा खोती थी, इतनी सहजता से निर्दयता का अभ्यास कर सकता है। सभी की निगाहें जियाओ यान के हाथों में धातु की छड़ पर टिकी थी। हालांकि जब धातु की छड़ जियाली एओ के सिर से आधा मीटर दूर थी, तो अचानक एक हिंसक आवाज आई जो गड़गड़ाहट की तरह थी। सड़क पर किसी ने अचानक पुकारा, जियाओ कबीले के लड़के, एक चुनौती का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना है। तुम सच में इतना क्रूर होने की हिम्मत कर रहे हो? उग्र चीख सुनकर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके मुंह के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। रुकने के बजाय उसके हाथ में मौजूद धातु की छड़ और भी ज्यादा क्रूर बल के साथ नीचे की ओर टूट पड़ी। एक तरफ हटो। जियाओ यान की हरकत ने जाहिर तौर पर उस व्यक्ति की आग को और भड़का दिया था जिसने चिल्लाया था। एक शाप के साथ एक बहुत तेज हवा की ऊर्जा निकली, जो आगे की ओर सीटी बजाती हुई निकली। हरी बिजली की तरह
ये जियाओ यान की धातु की छड़ के बीच से कट गई और तुरंत दृढ़ और कठोर धातु की छड़ हवा में ही 2 टुकड़ों में कट गई। धातु की छड़ के 2 टुकड़ों में टूट जाने पर जियाओ यान का चेहरा बदल गया। अपने दांत भींचते हुए जियाओ यान ने धातु की छड़ के बचे हुए आधे हिस्से को बेरमी से जिया ली एओ के गले में घुसाना चाहा। तभी हरी हवा एक बार फिर से अटक गई। हवा के तेज दबाव के कारण जियाओ यान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने धातु की छड़ से आगे की ओर छेद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि वो एक अदृश्य हवा की फिल्म से अवरुद्ध था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। अपने होठों को हिलाते हुए जियाओ यान के दाहिने हाथ ने रॉड को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और मुड़ गया। धातु की छड़ उसके हाथ से छूट गई और एक काली छाया बन गई जो उस आकृति की ओर तेजी से उड़ रही थी। ये देखकर कि जियाओ यान ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की थी, आकृति ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ पंजे में बदल गए और उसके सामने उग्र रूप से लहराए। मोटी हरी डू क्यूई ने कुछ हल्के हरे रंग की हवा की धारें बनाई। अपनी उंगली उठाते हुए हवा की धारें उसके हाथों से निकल गई और धातु की छड़ को 10 से अधिक टुकड़ों में काट दिया। इतनी कम उम्र में भी इतना निर्दयी दिल होना। आज मैं तुम्हें जियाओ झान की जगह सबक सिखाऊंगा। धातु की छड़ को टुकड़ों में काटने के बाद आकृति ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी दोनों हथेलियों में हरी डू क्यूई जल्दी से इकट्ठा हो रही थी। एक चक्रवात उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हुआ और उसे हवा में उठा लिया। एक तोप की तरह उसने खुद को जियाओ यान की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई और जियाओ यान की ओर तेजी से वार किया, एक हल्के हरे रंग की हवा की धार दिखाई दी। हवा की धारों से उत्पन्न हवा के दबाव ने जमीन को किसी भी तरह की गंदगी से मुक्त कर दिया। मुझे सबक सिखाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें पहले अपने बेटे को अनुशासित करना चाहिए। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। डू क्यूई की विशेषता से उसने पहचान लिया था कि ये आकृति जिया ली एओ के पिता जिया लीबी की है। जियाओ यान ने शांत चेहरे से हवा की धारों को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जब वे उसके सिर से 5 मीटर दूर थे तो जियाओ यान ने जमीन की दिशा में अपनी हथेली पर जोर से वार किया। हवा का एक आकारहीन झोंका निकला और जमीन से टकराने पर जियाओ यान के शरीर को हवा में धकेल दिया। वो हवा में उछला और दर्जनों मीटर दूर एक खाली जमीन पर जा गिरा। हवा की धारें चूक गई। एक झड़प के साथ जमीन की कठोर चट्टानी सतह पर कई गहरे निशान रह गए। पिताजी, उसे मार डालो। नीचे झपट्टा मारने वाले व्यक्ति को देखकर जिया ली एओ के चेहरे पर बेहिचक खुशी छा गई और वो बुरी तरह से रोने लगा। जमीन पर उतरते ही जिया लीबी ने जिया ली एओ के हाथ को देखा। उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। जवाब दिए बिना उसने जमीन से धक्का दिया और एक बार फिर उन्मत्त होकर जियाओ यान पर हमला किया। मुझे देखने दो कि जियाओ कबीले का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में कितना महान है। जिया लीबी के प्रकट होने से लेकर जियाओ यान के जल्दबाजी में पीछे हटने तक का समय ही बीता था। भीड़ ने जिया लीबी को पहचान लिया और हुटिंग शुरू कर दी। एक दाडूशी ने एक दूजे पर चुपके से हमला किया था। वाह जियाली, तुम बूढ़े कुत्ते हो, तुम बड़े तरबूज हो, तुम्हारे पास हमला करने के लिए वाकई चेहरा है, जियाओ यान ने डांटा। यह देखकर कि जिया लीबी ने उनकी स्थिति में अंतर को कैसे नजरअंदाज किया और एक बार फिर उसकी ओर दौड़ी, जियाओ यान का चेहरा आखिरकार फीका पड़ने लगा। बच्चा, मेरे बेटे की बाह तोड़ने के बाद तुम एक टुकड़े में जाने के बारे में भूल सकते हो। जिया लीबी ने जमीन से कदम उठाया। हवा की तरह वो विचित्र रूप से जियाओ यान के ऊपर दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव चमक उठा। उसकी मुट्ठी भयंकर रूप से कस गई और एक अशांत हरा डू क्यूई जल्दी से
एक विशाल भंवर में इकट्ठा हो गया। बकवास, तुम जुआन लेवल 2 तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हो? तुम बूढ़े कुत्ते, तुमने पूरे जियाली कबीले को शर्मसार कर दिया है। जिया लीबी की मुट्ठी पर इकट्ठी हुई भयंकर ताकत को महसूस करते हुए जियाओ यान का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। चुपके से उसने अपनी उंगली पर काली अंगूठी खींचनी शुरू कर दी। थोड़ी दूरी पर जुन एर का चेहरा जियाओ यान के खतरे को देखकर बदल गया। धीरे धीरे सांस लेते हुए उसकी स्पष्ट आंखों में एक सुनहरी लौ दिखाई दी। पलक झपकते ही पीली सुनहरी डू क्यूई एक आक्रामक ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगी। जैसे ही जियाओ यान खुद को बचाने की तैयारी कर रहा था और जुनेर उसे बचाने की तैयारी कर रही थी, अचानक सड़क पर गुस्से से भरी एक तेज चीख सुनाई दी। भाड़ में जाओ, बूढ़े कुत्ते, मेरे बेटे को सिखाने की बारी कब से तुम्हारी है? जब चीख कम हुई तो बाजार के बाहर से एक आग से ढका हुआ व्यक्ति तेजी से आया। अपने पैरों को जोर से पटकते हुए वो बिजली की गति से जियाओ यान के सामने की ओर बढ़ा और शेर की तरह दहाड़ने के लिए अपना सिर उठाया। उग्र शेर का क्रोध। विस्मयकारी दिखते हुए जियाओ झान ने अपनी लोहे की मुट्ठी कसी और अपने ऊपर जियालाई बी पर क्रूर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर एक विशाल लाल रंग का शेर का सिर चमक उठा। बूम! हरे और लाल क्यूई ने संपर्क किया और गड़गड़ाहट की तरह फट गया, जिससे सड़क पर मौजूद अधिकांश लोगों के कान बजने लगे। हवा में लड़ाई में शामिल 2 लोग हिल गए और जल्दी से पीछे हट गए। जैसे ही वो पीछे हट रहा था, जियाओ झान ने जियाओ यान को अपने साथ पकड़ लिया। दोनों व्यक्ति पीछे हटते हुए जल्दी से जमीन पर उतरे। प्रत्येक कदम से जमीन पर एक स्पष्ट पदचिन्ह बनता गया। इससे यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष कितने मजबूत थे। अपनी क्यू आई को खत्म करते हुए जियाओ झान ने थोड़ी दूरी पर जिया लीबी को घूरते हुए देखा। वो ठंडे स्वर में हंसा, जिया लीबी, तुम सच में कुत्ते की तरह रहती हो। युवा पीढ़ी पर हमला करने के लिए चेहरा होना। जिया लीबी का चेहरा काला पड़ गया था। उसने जिया ली एओ की ओर इशारा करते हुए अपना मुंह थोड़ा हिलाया, जो जमीन पर लेटा हुआ था। ठंडी आवाज में उसने कहा, उसने मेरे बेटे को इस हद तक चोट पहुंचाई है। जियाओ झान, तुम मुझे इसका स्पष्टीकरण दोगे? स्पष्टीकरण? क्या स्पष्टीकरण? अगर मेरे बेटे ने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति वही होता। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मैं तुम्हें जवाब दे ठहराता? जियाओ झान ने तेजी से और उग्रता से डांटते हुए कहा, यह चुनौती तुम्हारे बेटे ने दी थी। मौजूद हर कोई इसका गवाह हो सकता है। इसके अलावा किसी चुनौती में किसी के पैर या हाथ खोना बहुत आम बात है। आप इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा रहे हैं? जियाओ झान की उग्रता धीरे धीरे कम होती गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम। जिया लीबी का चेहरा चिंता में तड़प उठा। उसने अपने आसपास की हंसती निगाहों को देखा और उसे पता चल गया कि उसने जियाओ यान को चोट पहुंचाने का अवसर खो दिया है। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, मुझे कोई मौका मत दो, वरना मैं तुम्हें वही सजा दूंगा। जियाओ झान की आंखों में एक शातिर चमक चमक उठी और वह मुस्कुराया। अच्छा, अच्छा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जिया लीबी ने अपना सिर हिलाया और गुस्से से मुस्कुराया। वो कराहते हुए जिया ली एओ को उठाने के लिए गया, मुड़ा और चला गया। जैसे ही वो लियू शी के पास से गुजरा और उसने देखा कि वो हैरान और अवाक है, उसका गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने गुस्से को दबाया और कहा, मिस्टर लियू शी, चलो। वो महिला। लियू शी ने अनिच्छा से पास में खड़ी जुन एर को देखा। अपनी आंखें मटकाते हुए जिया लीबी उस बेवकूफ को वहीं और अभी मारने के लिए तैयार था, जिसका दिमाग महिलाओं के अलावा और कुछ नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। एक पल के बाद उसने खुद को एक भयानक मुस्कान लाने के लिए मजबूर किया। इस मामले के बारे में हम घर लौटने के बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। जिया लीबी के चेहरे पर दर्द देखकर
लियू शी अनिच्छा से केवल अपना सिर हिला सकता था। जिया लीबी के साथ अनिच्छा से बाजार छोड़ने से पहले उसकी नजर एक बार फिर अश्लील रूप से जुनेर पर घूमी। शहर से बाहर शर्मनाक दिखने वाले जिया लीबी और समूह को अपनी आंखों से देखते हुए जियो झान ने ठंडी हंसी निकाली। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और फिर पलटकर जियाओ यान की तरफ देखा, जिसके मुंह के कोने पर खून की धार थी। उसकी निगाहें कोमल थी और उसने जियाओ यान के कंधों को जोर से थपथपाया। अपने होठों को चूसते हुए उसने अफसोस के साथ कहा, तुम्हारे हमले काफी क्रूर नहीं हैं। जिया लीबी का एक ही बेटा है और आज अगर तुमने उसे बधिया कर दिया होता तो जिया लीबी पागल हो जाती। अगर ऐसा होता तो बाहर छिपे तीनों बुजुर्गों को उसे मारने का बहाना मिल जाता। जे कितना बेकार मौका था। यह सुनकर जियाओ यान दंग रह गया। वो अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। दूसरी ओर एक तरफ खड़े जुन एर और जियाओ यू के चेहरे गंदे शब्दों से लाल हो गए। जियो झान की बातें सुनकर आसपास के भाड़े के सैनिकों के सिर सुन्न हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि बेटा इतना क्रूर था। उसका पिता उससे भी ज्यादा निर्दयी था। चांदी का चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, जिससे चांदी की हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जो जमीन को चांदी की परत से ढक रही थी, जिससे वो रहस्यमयी लग रहा था। दिन में अशांति के बाद रात में वो तान शहर अंधेरा और शांत हो गया था। कुछ गलियों में घरों के अंदर से रात की गतिविधियों की कभी कभार ही आवाज आ रही थी। जियाओ कबीले के घर के पिछवाड़े के एक कमरे में एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें रात के आसमान की तरह काली, ठंडी शांति से भरी हुई थी। गुरुजी, आपकी वर्तमान स्थिति में आपकी ताकत क्या है? एक लंबी चुप्पी के बाद जियाओ यान ने अचानक नरम आवाज में पूछा। क्यों? उसने जो काली अंगूठी पहनी थी उससे एक बेतरतीब जवाब निकला। एक पल बाद याओ लाओ ने अस्पष्ट रूप से कहा, हालांकि मैं वर्तमान में अपने आत्मा रूप में हूं। मुझे अपनी स्वर्गीय लॉ के साथ दाडूशिस या डूलिंग जैसी कुछ छोटी मक्खियों को संभालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी ठंडक थी। तुम दोपहर के लड़के को मारना चाहते हो? जियाओ यान के व्यवहार को देखकर याओ लाओ ने आश्चर्य से पूछा। जिया ली एओ इस तरह के प्रयास के लायक नहीं है। जियाओ यान मुस्कुराया और फुसफुसाया, 2 महीने तेजी से बीत रहे हैं और मैं जियाली कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा को खींचने के लिए अपना धैर्य खो रहा हूं। इसलिए मैं लियू शी नामक कीमियागर को गुप्त रूप से मारने की उम्मीद कर रहा हूं। एक बार जब वो मर जाता है तो बिना किसी उपचार दवा के जियाली कबीला अपना शेष बाजार हिस्सा खो देगा। एक बार ऐसा होने पर भले ही उनका कबीला जीवित रह सके, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और वे अब जियाओ कबीले को धमकी नहीं दे पाएंगे। ओह, क्या तुमने सच में अपना धैर्य खो दिया है? तुम्हारे चरित्र को देखकर तुम एक आवेगी व्यक्ति नहीं लगते। थोड़ी देर की खामोशी के बाद याओ लाओ की मजाकिया आवाज रिंग से बाहर निकल गई। ऐसा लगता है कि तुम जुन एर नाम की लड़की की बहुत परवाह करते हो। उस लड़के ने बस थोड़ा गंदा व्यवहार किया था, फिर भी तुम इतनी गहरी नाराजगी रखते हो। कितना ईर्ष्यालु बच्चा है। यह सुनकर जियाओ यान का चेहरा गर्म हो गया। अपने विचारों को इतनी आसानी से प्रकट करने की शर्म ने उसके गुस्से को जगा दिया। शुरू से ही मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं उनके साथ कैसे खेल सकता हूं? अगर मैं आज उस लड़के से नहीं मिलता तो भी मैं कुछ तरकीबें अपनाना शुरू कर देता। ठीक है, इसका लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जियाओ यान के व्यवहार को देखकर याओ लाओ जोर से हंसा। उसकी हंसी में मजाकिया लहजे के कारण जियाओ यान असहाय होकर अपनी आंखें घुमाने लगा। चूंकि तुम कार्रवाई करना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ उधार लेने होंगे। याओ लाओ ने अपनी हंसी बंद की और कहा। जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान जल्दी से अपने बिस्तर से कूद गया।
उसने अपनी छाती की जेब से एक लाल भंडारण अंगूठी निकाली और एक बड़ा काला लबादा निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने अभ्यासपूर्वक इसे अपने शरीर पर खींचा और युवक का दुबला शरीर एक फूले हुए रहस्यमय काले लबादे वाले आदमी में बदल गया। चलो चलते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपने शरीर को नियंत्रित करने दो। मेरी आत्मा तुम्हें घेरे हुए है, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हारी गंध से तुम्हें पहचान लेगा। अच्छी तरह से तैयार जियाओ यान को देखकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया था। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान आसानी से खिड़की के किनारे पहुंच गया और एक चोर की तरह अपने आसपास को स्कैन किया। तभी वो बाहर कूद गया और उसका शरीर तेजी से नीचे उतरा, जिसके बाद उसकी उंगली पर अंगूठी से एक रहस्यमयी मजबूत ताकत निकली। रहस्यमयी ताकत ने जल्दी से जियाओ यान के पूरे शरीर को घेर लिया। तुरंत तेजी से गिरती हुई आकृति अचानक हवा में तैरने लगी। छत से हल्के से उतरते हुए उसकी काली आकृति एक चील की तरह थी। चुपचाप जियाओ कबीले के घर से बाहर निकलकर अंधेरी रात में गायब हो गई। अंधेरी और हवादार रात ने हत्या करने का अच्छा मौका दिया। जिया ली कबीले। मिस्टर लियू क्या वाकई दूसरी दवाइयों को परिष्कृत करने में सक्षम है? अच्छी तरह से प्रकाशित हॉल में मूल रूप से चिंतित जिया ली बिलियू शी की प्रसन्न घोषणा सुनकर पहले तो दंग रह गए, फिर खुशी से पूछा। जिया ली बी के आश्चर्यचकित तरीके से बेहद संतुष्ट होकर लियू शी ने अपने पास चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उनके चेहरे पर बहुत गर्व की अभिव्यक्ति थी। चिकित्सा दवा के अलावा मैं ऐसी चीज को परिष्कृत करने में सक्षम हूं जो भाड़े के सैनिकों के उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। दवा का नाम है विस्फोटक शक्ति की गोली। ये थोड़े समय के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति को 10% तक बढ़ा सकती है। ये सुनकर जिया ली बी के चेहरे पर खुशी बढ़ गई। अगर इस तरह के प्रभाव वाली दवा को परिष्कृत किया जा सकता है तो वो इसे बहुत से लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वो एक बार फिर जियाओ कबीले को दबाने में भी सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से इस विस्फोटक शक्ति की गोली को चिकित्सा दवा की तरह थोक में परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। मेरी वर्तमान क्षमता के साथ मुझे डर है कि मैं एक दिन में केवल 20 गोलियां ही परिष्कृत कर सकता हूं। लियू शी ने खेदजनक स्वर में कहा, हाँ, 20 गोलियां ही सही। हम नीलामी जैसा कुछ बना सकते हैं जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह मिल जाएगी। किसी भी मामले में उपचारात्मक दवा ही मुख्य उद्देश्य है। हम इसका उपयोग केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जिया ली बी ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे कबीले के नेता जिया ली, मैं वास्तव में ये विस्फोटक शक्ति की गोली बनाने में सक्षम हूं, लेकिन हमारे समझौते के अनुसार मैं केवल उपचारात्मक दवा बनाने के लिए जिम्मेदार हूं। यह देखकर कि कैसे विस्फोटक शक्ति की गोली ने जिया ली बी को आकर्षित किया था, लियू शी के मन में एक विचार आया और वो अचानक बोल पड़ा। जिया ली बी का चेहरा अचानक बदल गया। चालाक आदमी जानता था कि वो आदमी क्या योजना बना रहा था। हालांकि इस स्तर पर वो केवल इतना ही कर सकता था कि वो हंसे और पूछे, मिस्टर लियू शी का क्या मतलब है? हाँ, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि जिया ली कबीला अभी किस तरह की स्थिति में है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। शांत जिया ली बी को देखकर लियू शी की आंखों में एक भयावह मुस्कान चमक उठी। मैं बस इतना चाहता हूं कि कबीले के नेता जिया ली मुझे जुन एर नामक महिला को पकड़ने में मदद करें। मुस्कुराहट आने से पहले जिया ली बी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंख का कोना फड़क गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी, जो यौन इच्छाओं से बहुत प्रेरित था, वास्तव में सीधे जियाओ कबीले को निशाना बनाएगा। मिस्टर लियू शी, अगर हमारे जियाली कबीले ने जियाओ कबीले के किसी सदस्य को छुआ तो जियाओ झान के पास हम पर खुलेआम हमला करने का बहाना होगा। तब तक यह सिर्फ एक व्यापारिक टकराव नहीं बल्कि वास्तविक हिंसा होगी। आह भरते हुए जिया ली बी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा,
टेबल पर अपनी उंगली थपथपाते हुए लियू शी ने धीरे से कहा, यह मेरे लिए विचार करने का मामला नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि कबीले का नेता उसे जबरन छीनने या चुपके से नशा देने की योजना बना रहा है। मुझे बस परिणाम की परवाह है। जब तक आप उसे मेरे पास ला सकते हैं, मैं विस्फोटक शक्ति की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दूंगा। जिया लीबी की आंख का कोना फड़क उठा। अपने गुस्से के बावजूद वो केवल जोर से हंस सकता था। क्या आप मुझे सोचने का समय दे सकते हैं? क्या मैं आपको कल जवाब दे सकता हूं? ही, ये ठीक है कबीले के नेता, आप इस पर विचार कर सकते हैं। जाने से पहले मैं कुछ और कहना चाहूंगा। जियाली कबीले और जियाओ कबीले पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, तो आपको इस मामले में एक और दुश्मनी जोड़ने की क्या जरूरत है? हंसते हुए लियू शी खड़ा हुआ, अपनी पीठ थपथपाई और हॉल से बाहर निकल गया। तेज कदमों से वो पिछवाड़े में अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमल जैसी असाधारण युवती ने उस दिन से ही उसके अंदर वासना को जगा दिया था। अब वो बस इतना करना चाहता था कि अपनी वासना को शांत करने के लिए एक जवान और खूबसूरत नौकरानी ढूंढे। लियू शी को देखते हुए जो एक कोने में गायब हो गया था, जिया लीबी और भी उदास हो गया। बहुत देर बाद ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मोटे तौर पर कहा, यह कमीना जिसका सिर महिलाओं से भरा है, जल्द या बाद में किसी एक के हाथों मर जाएगा। पिछवाड़े के एक कमरे में जियाओ यान असहाय होकर बिस्तर पर लेटी हुई सुंदर महिला को देख रहा था। उसका शरीर सिर्फ एक पतले लबादे से ढका हुआ था, जिससे उसका नग्न शरीर का ज्यादातर हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो आदमी वापस आ गया है। याओ लाओ ने रिंग के अंदर से फुसफुसाया, जिससे जियाओ यान जल्दी से एक छिपे हुए कोने में घुस गया। एक छोटे से अंतराल से उसकी आंखें कमरे में सब कुछ देखने में कामयाब रही। क्रैक, लकड़ी के दरवाजे को धीरे से खोला गया। कमरे के अंदर से लियू शी की हंसी की आवाज आई, हा, प्रीशियस, मैं यहां हूं। आज रात बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वीर्य से भरा सिर वाला बेवकूफ है। याओ लाओ, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जियाओ यान ने अपने दिल में कहा और उसने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ठीक है, रुको, एक बदलाव है। याओ लाओ ने चेतावनी दी, जैसे ही वो सहमत होने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप जियाओ यान का दिल दहल गया। याओ लाओ की चेतावनी भरी चीख से डरकर उसका माथा पसीने से भर गया था। जियाओ यान जहां था वही रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम्हारी बाई ओर, उसके दिल में याओ लाओ की आवाज एक बार फिर उभरी। चेतावनी सुनकर जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजर बाई ओर की खिड़की पर गई और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। ओह, पहले से ही बंद खिड़की अनजाने में खुल चुकी थी, जिससे पीली चांदनी कमरे में बिखर गई। पलक झपकते ही खिड़की और उसके आसपास के खालीपन की जगह एक सुनहरी पोशाक में एक युवती ने ले ली। सुनहरी पोशाक के नीचे जेड जैसे गोल और सफेद छोटे पैर थे, जो हवा में एक आकर्षक चाप बना रहे थे। चांद की रोशनी कमरे में फैल गई। युवती के खूबसूरत चेहरे पर चमक रही थी। वो चांद की रोशनी में एक देवी की तरह थी, सुंदर लेकिन रहस्यमयी। युवती के अचानक प्रकट होने पर जियाओ यान को लगा कि उसका गला सूख रहा है। उसके दिल ने धीरे से एक नाम पुकारा, जुनेर। खिड़की के पास भूत की तरह दिखाई देने वाली युवती को घूरने के बाद जियाओ यान ने आश्चर्य से फुसफुसाया, वो यहां क्या कर रही है? हे, चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि उसके इरादे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना पूरा शरीर छाया में छिपा लिया। उसने तुरंत लेकिन कुछ हिचकिचाहट के साथ अपने दिल में फिर से पूछा, जुन एर की ताकत ये इतनी जबरदस्त क्यों है? जिस गति से वह दिखाई दी थी, उसे देखते हुए ये दाडूशी के बराबर लगती है। उसकी असली ताकत वास्तव में वही है जो आप आमतौर पर देखते हैं। अभी के लिए
वो स्पष्ट रूप से एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रही है जो उसे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम बनाती है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसी रहस्यमय गुप्त तकनीक का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर जियाओ यान थोड़ा चौंक गया और विस्मय में फूट फूट कर हंसा। एक बार फिर जुनेर की रहस्यमय पृष्ठभूमि के बारे में उसकी आंतरिक जिज्ञासा ने उसे असहाय होकर आहे भरने पर मजबूर कर दिया। अपना सिर हिलाते हुए उसने सोचना बंद कर दिया। उसकी नजर विपरीत दिशा में पर्दे के पीछे से गुजरी और अजीबोगरीब चीजों को सामने आते देखा। कमरे के अंदर जुनेर की अचानक भूत जैसी उपस्थिति ने अभी तक लियू शी का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। पल भर के लिए वो पूरी तरह से वासना से अभिभूत था और उसकी आंखें बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला को घूर रही थी। उसके हाथ पागलों की तरह उसके कपड़ों को खींच रहे थे। किसी समय लियू शी का हाथ जो उसके कपड़ों को खींच रहा था जम गया। एक 6 सितारा डूझे के रूप में उसे आखिरकार लगा कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी नजर चौड़ी खुली खिड़की पर चली गई। खिड़की के ऊपर एक सुनहरे कपड़े में एक युवती आलस से खिड़की के फ्रेम पर झुकी हुई थी। एक जोड़ी आंखें जो सुनहरे रंग की लौ से भरी हुई थी कमरे में आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए आदमी को उदासीनता से देख रही थी। उसके सफेद हाथ के ऊपर एक सुनहरी लौ तैर रही थी जो एक सक्रिय और मोहक तरीके से परिक्रमा कर रही थी, बिल्कुल किसी आत्मा की तरह। लियू शी ने मूर्खता से उस युवती को देखा जो चांद की रोशनी में नहा रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें तब तक घुमाई जब तक कि वो उसके उदासीन और सुंदर छोटे चेहरे पर नहीं आ गई। उसकी आंखों में एक नशे की भावना उभरी। गलत माहौल के बावजूद लियू शी अपने आप को सही चेहरे और असाधारण स्वभाव के सामने थोड़ा चकित होने से नहीं रोक सका। हालांकि एक चकित होने के बाद लियू शी अचानक मुड़ा। अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए उसका शरीर पागलों की तरह मुख्य द्वार की ओर एक छोड़े हुए तीर की तरह उछला। इस अजीब माहौल में और मौत के करीब होने के ठंडे एहसास के साथ वो जानता था कि युवती का अचानक प्रकट होना एक अच्छा संकेत नहीं था। कमरा भले ही बड़ा था, लेकिन लियू शी की गति के साथ उसे बिस्तर से सामने के दरवाजे तक जाने में बस कुछ ही सेकंड लगे। ये देखकर कि लकड़ी का दरवाजा पहुंच के भीतर था, लियू शी की आंखों में खुशी चमक उठी। कमरे से बाहर निकलते ही वो मदद के लिए जोर से पुकार सकता था। जैसे ही जिया ली बी ने उसकी संकट भरी पुकार सुनी, वो तुरंत उसे बचाने के लिए आ गया। दुर्भाग्य से जैसे ही वो लकड़ी के दरवाजे को छूने वाला था, उसे अचानक अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर जो अत्यधिक गति से भाग रहा था झुक गया और फर्श पर जा गिरा और लियू शी ने खांसते हुए अपने कुछ टूटे हुए दांतों के साथ खून भी बहाया। भय से अपना सिर नीचे करते हुए उसने देखा कि उसके दोनों पैरों पर अनजाने में 2 मुट्ठी के आकार के खून से सने छेद हो गए थे। खून से सने छेद का किनारा पूरी तरह से काला था और उसमें से हल्की जली हुई गंध आ रही थी। कोई है जो मुझे मारना चाहता है। अपने पैरों में होने वाले तीव्र दर्द के कारण लियू शी लगभग बेहोश हो गया। हालांकि उसने अपने दांत भींचे और इसे सहन किया। फिर उसने अपना मुंह खोला और जितना हो सका उतनी जोर से चिल्लाया, तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो। कमरा मेरी आभा से घिरा हुआ है, कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता। खिड़की के किनारे पर झुकी युवती ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने उंगली उठाई, उसकी नोक पर एक सुनहरी लौ की धार बन गई। ऐसा लग रहा था कि लियू शी के पैरों पर लगी चोट इसी लौ की धार की वजह से लगी है। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? दवा? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे जाने दो। युवती को पूरी तरह से भयभीत देखकर लियू शी का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया था। मौत के सामने उसकी वासना आखिरकार दब गई।
जमीन पर छटपटा रही अपाहिज लियू शी को भावशून्य दृष्टि से देखते हुए युवती ने हल्के से खिड़की से छलांग लगाई। धीमे धीमे लगातार कदमों से वो लियू शी की ओर चली गई। खिड़की से हल्के से छलांग लगाने वाली जुन एर को देखकर जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके बाल, जो आमतौर पर उसकी कमर पर खत्म होते थे, लंबे हो गए थे और उसके नितंबों तक फैल गए थे। जाहिर है, ये गुप्त विधि का एक और प्रभाव था। विशाल कमरे में सुंदर सुनहरी पोशाक पहने युवती लियू शी की ओर बढ़ती रही, जो जमीन पर कराह रही थी। जब वो उसके सामने थी तो उसने अपने कदम रोक दिए, अपना सिर नीचे किया और अचानक हल्की मुस्कान दी। उस क्षणिक मुस्कान ने लियू शी के दिल की धड़कनें तेज कर दी। क्या तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहती थी? झुन एर की हल्की आवाज में ठंडक थी, क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। लियू शी ने अपनी लार निगल ली। उसका चेहरा ठंडे पसीने से भर गया था, जो उसके डर से उत्पन्न हुआ था। मुझे वास्तव में हत्या करना पसंद नहीं है। लियू शी के आतंक से ग्रस्त चेहरे को देखकर झुन एर ने अचानक आह भरी। ये सुनकर लियू शी की आंखों में एक हल्की उम्मीद दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि वो दया की भीख मांग पाता, युवती के चेहरे पर अचानक आई ठंडक ने उसे और भी अधिक निराशा में डाल दिया। मुझे थोड़ी व्यर्थ निगाहों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने उसका अपमान क्यों किया? आपको उसका अपमान करने का क्या अधिकार है? हो सकता है कि वो आपकी तरह बकवास बातों को दिल से न ले, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। वास्तव में नहीं। जैसे ही युवती की आवाज अचानक ठंडी हो गई, उसकी उंगली के ऊपर की सुनहरी लौ की धार अचानक और हिंसक रूप से निकल गई। ये सुनहरी बिजली में बदल गई और लियू शी की छाती में घुस गई। तुरंत एक खून से सना हुआ छेद दिखाई दिया। एक घातक झटका लगने के बाद लियू शी का शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसका सफेद चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया, जबकि उसकी थोड़ी उभरी हुई आंखें भयावह लग रही थी। बेजान लाश को उदासीनता से देखने के बाद जुनेर खड़ी हो गई और हल्की सी आह भरी। ठंडे छोटे चेहरे ने एक असहायता प्रदर्शित की, क्योंकि उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर मुझे जियाओ यांगेगे द्वारा मुझे व्यस्त होने के लिए दोषी ठहराए जाने की चिंता नहीं होती, तो जियाली कबीला वो तांग शहर से बहुत पहले ही गायब हो गया होता। अगर ऐसा होता तो ये सभी परेशान करने वाले मामले सामने नहीं आते। अपना सिर हिलाते हुए जुनेर की नजर बेतरतीब ढंग से कमरे में घूमी और फिर अपना शरीर घुमाया। जब वो फिर से दिखाई दी तो वो पहले से ही खिड़की के पास थी। एक हल्की छलांग के साथ वो रात में गायब हो गई। जे सोचने के लिए ये लड़की, जो इतनी कोमल और कोमल लग रही थी, वास्तव में लोगों को मारने के मामले में निर्णायक है। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ कीमती मिल गया है। जुन एर के जाने के कुछ ही समय बाद याओ लाओ की मजाकिया आवाज जियाओ यान के दिल से निकली। सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ जियाओ यान ने एक बार फिर आह भरी। ऐसा लगता है कि मैंने आज रात एक व्यर्थ यात्रा की है। हे, ये कहना मुश्किल है। हालांकि वो लड़की अपने हमले में निर्दयी थी, लेकिन वो बहुत छोटी है और उसके पास अनुभव की कमी है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर स्तब्ध जियाओ यान ने तुरंत पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बस देखो। याओ लाओ चुप होने से पहले रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। याओ लाओ के तरीके को देखकर जियाओ यान केवल अपना सिर हिला सकता था और खुद को अंधेरे में छिपाना जारी रख सकता था। उसकी निगाह कमरे में सब कुछ देख रही थी। नौकरानी की सांसों को छोड़कर अंधेरा कमरा पूरी तरह से शांत था। जियाओ यान 10 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप इंतजार करता रहा। जैसे ही वो भौहें सिकोड़ने लगा, लियू शी की बेतरतीब ढंग से गिरी हुई लाश की आंखें हिलने लगी। दरवाजे के पास मूल रूप से बेजान लियू शी के हाथ थोड़े हिलने लगे थे। एक पल बाद बंद आंखें धीरे धीरे खुली और उसके चेहरे का भूरापन भी गायब हो गया। अपनी छाती पर खून से सने छेद को देखते हुए लियू शी ने हल्की ठंडी सांस ली। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थी। लानत है लड़की,
अगर मैंने जाते समय शिक्षक से कुछ कछुए की सांस की गोली नहीं चुराई होती तो मैं यहां सचमुच मर जाता। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाते हुए लियू शी ने अपनी छाती की जेब से एक जेड की बोतल निकाली। उसने सावधानी से अपने घाव पर थोड़ा सा सफेद पाउडर डाला और फिर एक हल्के हरे रंग की गोली निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। इन सरल क्रियाओं को पूरा करने के बाद लियू शी का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। इस गंभीर चोट से उबरने में कम से कम आधा साल लग सकता है। कल मैं जियाली कबीले से कहूंगा कि मुझे वापस भेज दें और मेरे शिक्षक को आमंत्रित करें। शिक्षक की मदद से जियाओ कबीले के पास कोई अच्छा दिन नहीं बचेगा। उस समय मैं उस महिला को तब तक प्रताड़ित करूंगा जब तक वो मर नहीं जाती। लियू शी ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा दुष्टता से भर गया। बात को बीच में रोकने के लिए क्षमा करें, लेकिन आपको वापस लौटने का मौका नहीं मिल सकता है। जैसे ही लियू शी कल्पना कर रहा था कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, कमरे के भीतर से अचानक हंसी के साथ एक नीरस आवाज फूट पड़ी। अचानक आई आवाज ने लियू शी को स्तब्ध कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुड़ने पर उसका चेहरा बदल गया। एक आकृति जो पूरी तरह से काले लबादे में ढकी हुई थी, धीरे धीरे छाया से उभरी। क्या लापरवाह लड़की है। अंत में मुझे अभी भी ये सब खत्म करना होगा। काले लबादे के नीचे से एक युवक की आवाज निकली। उसकी हथेली हल्के से फैली हुई थी और एक सफेद स्वर्गीय लौ धीरे धीरे उभरी। एक स्वर्गीय लौ। इस अजीब सफेद लौ को देखकर लियू शी की आंखें सिकुड़ गई और वो अनजाने में ही डर से चिल्ला उठा। बधाई हो, तुम सही हो। ये तुम्हारा इनाम है। काले लबादे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। उदास सफेद लौ तुरंत उसके हाथ से निकल गई। बिजली की गति से उसने लियू शी को ढक लिया। पलक झपकते ही उसे जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। लियू शी को चीखने का भी समय नहीं मिला। उस क्षण से लियू शी के नाम से जाना जाने वाला कीमियागर महाद्वीप से गायब हो गया। अपने हाथों को ठंडे तरीके से ताली बजाते हुए काले लबादे वाले आदमी ने एक बार फिर अपने हाथ हिलाए। हवा ने जमीन पर राख को उड़ा दिया, जिससे फर्श साफ हो गया। फिर वो इत्मीनान से खिड़की से कूदा, हवा में उड़ गया और भाग गया। किसी को भी सचेत किए बिना काले लबादे वाला आदमी जल्दी से जियाली कबीले के घर से निकल गया। उसके पैर हल्के से एक घर की छत को छू गए और जैसे ही वो 2 दर्जन मीटर तक उछला, वो अचानक रुक गया। असहाय रूप से आह भरते हुए उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। एक तरफ एक टावर के किनारे पर एक सुनहरी पोशाक में एक युवती थी, जो बेतरतीब ढंग से अपने गोल बर्फ सफेद पैरों को हिला रही थी। सुनहरी लौ वाली स्पष्ट आंखों से वो आलसी ढंग से छत पर काले लबादे वाले आदमी को घूर रही थी। तुम कौन हो? युवती की उंगली ने धीरे से उसके काले बालों को छुआ, जो रात की हवा से उड़ रहे थे, और उसने अपनी नाजुक ठोड़ी को ऊपर उठाया। उसकी फुर्तीली आवाज उनके आसपास की छोटी सी जगह में गूंज उठी।